दोस्तों, इस वीडियो सीरीज में हम HTML सीखेंगे। HTML एक लैंग्वेज है जो कि वेबसाइट बनाने के लिए इस्तेमाल होती है। किसी भी वेबसाइट की बैकबोन HTML ही होती है। HTML की कोडिंग करना बहुत ही आसान है। आप HTML की कोडिंग नोटपैड में भी कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको रेकमेंड करूंगा नोटपैड प्लस प्लस। ये एक फ्री सॉफ्टवेयर है और इसका साइज भी बहुत छोटा है, लेस देन 4 MB। अगर आप गूगल पे जाएं और सिर्फ नोटपैड प्लस प्लस लिखें, इसकी वेबसाइट आ जाएगी और आप इसको इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने इसको ऑलरेडी डाउनलोड कर लिया है, नोटपैड प्लस प्लस। सो आप इस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर लीजिए और हम अपनी HTML की कोडिंग इसी सॉफ्टवेयर में करेंगे। HTML का पेज स्ट्रक्चर देखेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूं, HTML की फुल फॉर्म है हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। उम्मीद करता हूं अब तक आपने नोटपैड प्लस प्लस डाउनलोड कर लिया होगा। चलें इसको खोलते हैं। HTML लैंग्वेज कॉम्बिनेशन है बहुत सारे टैग्स का। टैग क्या होता है? कोई भी चीज जो लेस देन एंड ग्रेटर देन साइन के बीच में होती है, वो HTML का टैग कहलाती है। और HTML लैंग्वेज है ही टैग्स का कॉम्बिनेशन। दोस्तों, कोडिंग लिखने से पहले मैं इस पेज को सेव कर लूंगा, फाइल सेव एज। क्यों? ताकि मेरे एडिटर को पता चल जाए ये HTML का पेज है और वो मुझे HTML लिखने में मदद करे। मैं इस पेज का नाम दूंगा first.html। जैसा कि आपने नोटिस किया, मैंने पेज का एक्सटेंशन .html लिखा। ये एक बहुत ही जरूरी चीज है। .html के एक्सटेंशन से ब्राउजर को पता चलता है कि ये एक वेब पेज है। तो जब भी आप कोई HTML का पेज बनाएं, .html एक्सटेंशन लाजमी लिखें। मैं इसको अपने डेस्कटॉप पे सेव कर लेता हूं। जैसा कि आपने देखा, मेरा पेज डेस्कटॉप पे सेव हो गया है। मैं इस पर डबल क्लिक करता हूं और ये ब्राउजर में खुल गया। ये ब्राउजर में कैसे खुला? क्योंकि मैंने इसको .html के एक्सटेंशन से सेव किया। आइए अब HTML पेज का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। कोई भी HTML पेज हो, उसका एक पेरेंट या रूट टैग होता है जो कि HTML होता है। जैसा कि आपने देखा, मैंने एक पेरेंट रूट टैग लिखा यहाँ पर। यहाँ मैंने ये टैग खोला और यहाँ मैंने ये टैग बंद कर दिया। अब हम जो भी HTML की कोडिंग करेंगे वो इस टैग के अंदर करेंगे और इस टैग से बाहर हम कुछ भी नहीं लिखेंगे। HTML पेज में दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, एक उसका हेड और एक उसकी बॉडी। चलें उसका हेड डिफाइन करते हैं हेड टैग की मदद से, और इस टैग को अब क्लोज भी कर लेते हैं। अब इसकी बॉडी डिफाइन करते हैं बॉडी टैग की मदद से, और ये बॉडी क्लोज भी कर लेते हैं। ऐसे टैब मार के मैं इसको फॉर्मेट कर लेता हूं थोड़ा। ओके, अब मैं ब्राउजर खोलता हूं। एक चीज मैं आपको यहां बताना चाहूंगा। हेड ये मेरे HTML पेज का हेड है। बॉडी ये सारी मेरे HTML पेज की बॉडी है, जहां सारा विजिबल कंटेंट आपको दिखता है। अब मैं चाहता हूं कि मैं इस हेड का टाइटल चेंज कर दूं, तो ये मैं आसानी से कर सकता हूं टाइटल टैग की मदद से। मैं अपने हेड में आता हूं, यहां पर मैं टाइटल लिखता हूं और इसके अंदर मैं एक टेक्स्ट लिख देता हूं, दिस इज माई टाइटल। अब मैं इस पेज को रिफ्रेश करता हूं, तो जैसा कि आपने देखा, मेरा टाइटल यहां पर चेंज हो गया। ये मैंने कैसे अचीव किया? ये मैंने टाइटल टैग से अचीव किया, जो कि मेरे हेड के अंदर है। अब अगर मैं बॉडी में कुछ लिखना चाहता हूं, जो कि ये मेरे HTML पेज की बॉडी है, मैं आसानी से इसको लिख सकता हूं। जस्ट बॉडी टैग के अंदर जाके मैं कुछ भी लिख देता हूं, दिस इज माई बॉडी टेक्स्ट।
अब मैं इसको सेव कर लेता हूं, अपने ब्राउजर में आता हूं, इसको रिफ्रेश करता हूं। जैसा कि आपने देखा, मेरी बॉडी में एक टेक्स्ट आ गया। वो मैंने कैसे अचीव किया, उसको मैंने बॉडी टैग के अंदर लिखा। अब इसको हम थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। कोई भी HTML का पेज हो, उसको आपने .html के नाम से लाजमी सेव करना है ताकि वो ब्राउजर में खुल सके। हर HTML का पेज का एक पेरेंट टैग होता है जो कि HTML होता है। आपने ये टैग खोलना है, इस टैग को बंद करना है। HTML लैंग्वेज है ही टैग्स का कॉम्बिनेशन। और टैग क्या होता है? जो भी चीज लेस देन एंड ग्रेटर साइन के बीच में लिखी होती है वो HTML का टैग होती है। HTML पेज के दो इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं, एक उसका हेड जो कि ये, एक उसकी बॉडी जो कि ये। हेड टैग के अंदर टाइटल टैग की मदद से आप टाइटल सेट कर सकते हैं हेड का, और बॉडी टैग के अंदर आप टेक्स्ट लिखने से बॉडी पे टेक्स्ट ला सकते हैं। दोस्तों, HTML एक बहुत ही आसान लैंग्वेज है। अगर आपको थोड़ी समझने में मुश्किल हो रही है तो परेशान मत होइए, जस्ट वीडियोस देखते रहिए और मैं पूरी कोशिश करूंगा एट द एंड ऑफ दिस वीडियो सीरीज आप एक अपनी वेबसाइट बना सकें और आप HTML सीख सकें। हम लोग बात करेंगे हेडिंग टैग की। सबसे पहले मैं अपना first.html पेज नोटपैड में ओपन कर लेता हूं। फाइल ओपन, डेस्कटॉप ओपन। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये एक बिल्कुल ही सिंपल HTML का पेज है। इसमें एक HTML का पेरेंट टैग है, उसके अंदर हेड है, बॉडी है और बॉडी के अंदर एक टेक्स्ट है। मैं इसको ब्राउजर में खोल के आपको दिखाता हूं। ये इस तरीके से दिख रहा है। अब दोस्तों, मैं चाहता हूं कि मेरा ये टेक्स्ट एज अ हेडिंग ब्राउजर में शो हो, मतलब थोड़ा बड़ा हो जाए, एज अ हेडिंग दिखे। तो मैं इसको इजीली अचीव कर सकता हूं विद द हेल्प ऑफ H1 टैग। H1 टैग एक और HTML का टैग है जो कि आपके किसी भी टेक्स्ट को हेडिंग बना देता है। H1 टैग मैंने खोला, H1 टैग मैंने बंद भी किया। अब इस टैग के अंदर मैं अपनी दिस इज माई हेडिंग टेक्स्ट लिखूंगा, और जब मैं इसको ब्राउजर में खोलूंगा तो जैसा कि आपने देखा, ये बड़ा हो गया, हेडिंग बन गया। HTML के अंदर 6 हेडिंग टैग हैं। मैं आपको हेडिंग 2 टैग डिफाइन करके बताता हूं। सिर्फ मैंने यहाँ पे H2 हेडिंग टैग लिख दिया। एक मैं आपको हेडिंग 3 भी लिख के दिखाता हूं। यहाँ पर मैंने H3 लिख दिया। अब मैं अपना ब्राउजर खोलता हूं। जैसा कि आपने देखा, ये मेरी हेडिंग 1 है, ये मेरी हेडिंग 2 है, ये मेरी हेडिंग 3 है। और ये मैंने किस तरीके से अचीव किया? ये मैंने H1 के टैग से अचीव किया। अगर मैं कोई भी टेक्स्ट यहां पर लिख देता हूं ऐसे, मैं इसको सेव करता हूं, अपना ब्राउजर रिफ्रेश करता हूं, तो जैसा कि आपने देखा, ये अपने नॉर्मल साइज पे आया है और ये बड़ा आया है। क्यों? क्योंकि मैंने इस टेक्स्ट को हेडिंग टैग के अंदर लिखा है। सो दोस्तों, ये था हेडिंग टैग्स HTML के अंदर। अगर आपने कोई हेडिंग बनानी है, हेडिंग डिफाइन करनी है, तो आप H1 टैग जो कि हेडिंग टैग है HTML का इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों, एक चीज मैं यहाँ डिस्कस करना चाहूंगा। HTML केस इनसेंसिटिव लैंग्वेज है। मतलब ये HTML टैग अगर मैं बड़े में लिख दूं या छोटे में लिख दूं, ये हेड का D में बड़ा कर दूं, ये A में बड़ा कर दूं, ये Y में बड़ा कर दूं, हमारे ब्राउजर में जब ये कोड रन होगा, ब्राउजर को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि HTML एक केस इनसेंसिटिव लैंग्वेज है। सो केस इनसेंसिटिव मतलब आप HTML का टैग कैपिटल या स्मॉल किसी में भी लिख सकते हैं।
केस इनसेंसिटिव का मतलब हरगिज ये नहीं है कि आप ये टैग H1 की जगह आप G1 लिख दें। टैग आपको बिल्कुल ठीक ही लिखना पड़ेगा। तो केस इनसेंसिटिव का मतलब है कि आप इस H को बड़ा या छोटा जैसे आपका दिल चाहे आप लिख सकते हैं। जब ये ब्राउजर में चलेगा, ब्राउजर को इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दोस्तों, अब हम HTML के 3 और टैग्स को डिस्कस करेंगे। पहला टैग है ब्रेकिंग लाइन टैग। अगर आपको HTML में एक न्यू लाइन स्टार्ट करनी है, आप वो कैसे करेंगे? फॉर एग्जाम्पल, मैंने अब लिखा दिस इज माई फर्स्ट लाइन। यहां मैंने लिखा दिस इज माई सेकेंड लाइन। ऐसे। अब मैं अगर इसको ब्राउजर में खोलूंगा तो जैसा कि आपने देखा, ब्राउजर ने इसको एक ही लाइन में लिख दिया। हमें हमारे ब्राउजर को HTML कोड के थ्रू बताना पड़ेगा ये नेक्स्ट लाइन है। वो हम कैसे अचीव कर सकते हैं? हम अगर सिंपल एक BR टैग डाल दें, इसका मतलब है ब्रेक लाइन, तो हमारा ब्राउजर ये दूसरी लाइन अगली लाइन में लिख देगा। अच्छा, BR एक ऐसा टैग है जिसको आपको क्लोज करने की कोई जरूरत नहीं। जस्ट आप इसको ऐसे ही लिख दें और ये न्यू लाइन में आ जाएगा। मैं इसको रिफ्रेश करता हूं। जैसा कि आपने देखा, मेरी दूसरी लाइन सेकेंड लाइन में आ चुकी है। कैसे? विद द हेल्प ऑफ BR टैग। दूसरा टैग जो मैं यहाँ डिस्कस करूंगा वो है पैराग्राफ टैग। जैसा कि आपने कोई भी बुक पढ़ी होगी, उसके बुक के पेज में बहुत सारे पैराग्राफ्स होते हैं। आप वो भी आसानी से HTML में अचीव कर सकते हैं पैराग्राफ टैग के जरिए, जिसका कोड है P। आप सिर्फ P लिखें और इस टैग को आपको क्लोज करना लाजमी है। आपने इसको क्लोज किया, इसके अंदर आप जो भी लिखेंगे वो आपका एक सेपरेट पैराग्राफ बन जाएगा। ऐसे। अब मैं एक और पैराग्राफ बना लेता हूं, तीसरा पैराग्राफ। यहाँ पे मैं 1, 2 एंड 3 लिख देता हूं। अपना ब्राउजर रिफ्रेश करता हूं। जैसा कि आपने देखा, ये मेरे 3 पैराग्राफ बन गए। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा ब्रेक लाइन पैराग्राफ से कैसे डिफरेंट है। अगर आप ब्रेक लाइन का कोड देखें और इसका आउटपुट ब्राउजर में देखें तो अगली लाइन फौरन ही पहली लाइन के बाद शुरू हो चुकी है। बट पैराग्राफ में आपने देखा लाइंस में थोड़ा गैप है, क्योंकि ये डिफरेंट पैराग्राफ्स हैं, जैसा कि आपने बुक पढ़ते हुए डिफरेंट पैराग्राफ्स देखे होंगे। तीसरा और आखिरी टैग जो मैं डिस्कस करना चाहूंगा वो है प्रिजर्व टैग, और उसका कोड है PRE। प्रिजर्व टैग क्या करता है? अगर आपको लाइन चेंज और स्पेस जो आप कैरेक्टर्स के बीच में देते हैं, आप चाहते हैं वो एज इट इज शो हो जैसा आपने कोड में लिखा है, आप वो प्रिजर्व टैग के जरिए अचीव कर सकते हैं। मैं यहाँ पे टैग को डिफाइन कर देता हूं, PRE। इसको मैं फिर बंद भी कर देता हूं। ऐसे। अब मैं इसके अंदर एक टेक्स्ट लिखता हूं। अब मैं अपना ब्राउजर रिफ्रेश करता हूं। जैसे कि आपने देखा, मेरे प्रिजर्व टैग ने एज इट इज जो मैंने यहां पर लिखा उसको ब्राउजर पर डिस्प्ले कर दिया। अगर मैं स्पेसेस खत्म करता हूं, ब्राउजर को रिफ्रेश करता हूं, आपने देखा यहां पर चेंजेस रिफ्लेक्ट हो गई। अब आप सोच रहे होंगे, अगर ये प्रिजर्व टैग है तो ब्रेक लाइन का क्या फायदा? मैं हमेशा हर चीज प्रिजर्व टैग के अंदर लिख दूं। मेरे पैराग्राफ का क्या फायदा? प्रिजर्व टैग बहुत एक लिमिटेड टैग है। इसमें आप वो सब अचीव नहीं कर पाते जो आप पैराग्राफ टैग और ब्रेक लाइन के थ्रू अचीव कर सकते हैं। प्रिजर्व टैग अच्छा है अगर आपने कोई बहुत ज़्यादा टेक्स्ट एक जगह लिखना है और आप उसको फॉर्मेटिंग नहीं करना चाह रहे, आप उसको सीधा प्रिजर्व टैग के अंदर कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। इसको अब हम थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। हमने 3 टैग देखे। एक BR जो कि लाइन ब्रेक में हमें हमारी हेल्प करता है। बाय डिफॉल्ट अगर आप कुछ भी न्यू लाइन में लिखेंगे, ब्राउजर में वो न्यू लाइन में नहीं शो होगा, आपको BR के थ्रू लाइन चेंज करनी पड़ेगी। पैराग्राफ टैग जो कि डिफरेंट पैराग्राफ्स बनाने में हमारी मदद करता है।
और प्री प्रिजर्व टैग, अगर आपने बहुत ज्यादा टैग्स एक साथ लिखना हो और आप उसकी फॉर्मेटिंग नहीं करना चाह रहे हो, आप उसको प्रिजर्व टैग के अंदर कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। एक चीज मैं आपको और बताना चाहूंगा, जैसा कि अगर आप एक न्यू लाइन स्टार्ट करेंगे, HTML उसको न्यू लाइन में नहीं लेगा जब तक के आप BR का टैग नहीं डालेंगे। ऐसे इसी तरह जब आप स्पेस डालेंगे अपनी लाइन के बीच में, ब्राउजर उस स्पेस को इग्नोर कर देगा। स्पेस डालने का एक आसान सा तरीका है, आप अगर ये कोड कॉपी पेस्ट कर दें यहाँ पर, ये HTML एंटिटी कहलाती है। इससे अभी आप ज्यादा कंफ्यूज मत होइएगा। HTML एंटिटीज को मैं आगे मोर फर्दर डिटेल में आपको डिस्क्राइब करूंगा कि HTML एंटिटी क्या होती है। जस्ट फॉर द सेक ऑफ नाउ, अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं और आप स्पेस डालना चाहते हैं तो आप ये कोड अपनी लाइन के बीच में डाल सकते हैं और ब्राउजर इससे लाइन में स्पेस ले आएगा। दोस्तों अब हम सीखेंगे HTML के पेज में इमेज कैसे लाई जा सकती है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, HTML कॉम्बिनेशन है टैग्स का। HTML के पेज में अगर आपको इमेज डालनी है तो इसका भी टैग है, और वो टैग है img टैग। ऐसे अब इस टैग को मुझे बताना पड़ेगा कि मेरी इमेज का नाम क्या है। वो मैं कैसे बताऊंगा? वो मैं सोर्स के थ्रू बताऊंगा। अच्छा, मैं आपको एक चीज बताता चलूं, ये है टैग, और इस टैग के अंदर जो मैंने ये चीज लिखी है src यानी कि सोर्स, ये कहलाता है एट्रीब्यूट। सो टैग के एट्रीब्यूट्स भी हो सकते हैं जो कि उस टैग को मोर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। जैसा कि इस केस में एक इमेज का टैग है, उसका एट्रीब्यूट है सोर्स। वो इमेज को टैग को बताएगा कि इमेज का नाम क्या है और वो कहाँ पड़ी हुई है। ये मेरी इमेज पड़ी हुई है। इस इमेज का नाम है smile1.png। smile1.png। ये करेक्ट एक्सटेंशन लिखना लाजमी है। अगर आप एक्सटेंशन नहीं देख पा रहे हैं, आप सिर्फ जाके प्रॉपर्टीज पे क्लिक करें और आपको फाइल का एक्सटेंशन मिल जाएगा। करेक्ट एक्सटेंशन लिखना लाजमी है। अब मैं इस टैग को बंद कर दूंगा। ऐसे अब मैं अपना HTML पेज खोलता हूं, और जैसा कि आपने देखा, मेरी इमेज आ चुकी है। ये काफी बड़ी इमेज है। आगे हम ये भी सीखेंगे इस इमेज का साइज कैसे छोटा किया जाए, लेकिन अभी फिलहाल आपने देखा मेरी इमेज HTML के पेज में आ चुकी है। अगर मैं इसको JPG कर देता हूं और फिर अपना ब्राउजर खोलता हूं, तो आपने देखा मेरी इमेज अवेलेबल नहीं है, यानी कि मुझे एक्सटेंशन करेक्ट डालना लाजमी है। अच्छा, इमेज टैग का एक और एट्रीब्यूट मैं आपको बताता हूं, और वो है अल्टरनेटिव। उसको लिखते हैं ALT के नाम से। ALT एट्रीब्यूट क्या करता है? अगर आपके ब्राउजर को इमेज नहीं मिलती तो उसकी जगह आप कोई टेक्स्ट अपने ब्राउजर में प्रिंट करा सकते हैं। जैसा कि मैं लिखता हूं नो इमेज। अभी मेरे ब्राउजर को इमेज नहीं मिलेगी क्योंकि एक्सटेंशन गलत है। तो आपने जैसा कि देखा, अगर ब्राउजर को इमेज नहीं मिलेगी तो मैं एक टेक्स्ट प्रिंट करा सकता हूं कि इमेज नॉट अवेलेबल। तो हमने ब्राउजर में इमेज कैसे लगाई? अपने इमेज टैग की मदद से। और बहुत सारे HTML टैग्स में उनके कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं, वो टैग को और इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। जैसा कि इस केस में इमेज टैग का एट्रीब्यूट जो कि सोर्स है, उसने इमेज टैग को बताया कि इमेज का नाम क्या है और उसका पाथ क्या है। ये दोनों सेम जगह पड़े हुए हैं, तो हम smile1.jpg लिख सकते हैं। और ऑल्टरनेटिव ऑल्ट का टैग क्या करता है? अगर मेरी इमेज अवेलेबल नहीं होगी तो वो ये टेक्स्ट शो करवा देगा। एक और चीज मैं यहाँ पे पॉइंट आउट करना चाहूंगा। आप इस टैग को देखें, इसके बीच में मैंने कुछ लिखा है, और टैग ओपन किया है, टैग को क्लोज किया है। अब मुझे इसके बीच में कुछ नहीं लिखना फिलहाल। तो एक और तरीका है टैग क्लोज करने का, जो कि बहुत ही क्लीन तरीका है। इस तरीके से मैं HTML के टैग को इस तरीके से भी क्लोज कर सकता हूं। यहां पर मैंने इसको इस तरीके से क्लोज क्यों नहीं किया? क्योंकि मुझे इसके बीच में कुछ लिखना था। इसके बीच में मुझे कुछ नहीं लिखना, तो मैं इस टैग को इस तरीके से भी आराम से क्लोज कर सकता हूं। अब एक और इमेज देखते हैं।
smile2, इसका एक्सटेंशन है .gif। मैं यहाँ पे smile2.gif कर देता हूँ, उसको सेव करता हूँ, अपना ब्राउजर खोलता हूँ और जैसा कि आपने देखा मेरी गिफ इमेज भी ब्राउजर में आ गई। दोस्तों, अब हम बात करेंगे टेक्स्ट फॉर्मेटिंग की HTML के अंदर। यानी अगर आपने अपने टेक्स्ट को बोल्ड करना है, इटैलिक करना है या इवन अंडरलाइन करना है, वो आप इजीली अचीव कर सकते हैं HTML में विद द हेल्प ऑफ टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग्स इन HTML। आइए पहले मैं यहाँ पर एक टेक्स्ट लिखता हूँ, दिस इज माई बोल्ड टेक्स्ट। अब अगर मैंने इसको बोल्ड करना है तो मैं बोल्ड का टेक्स्ट इस्तेमाल करूंगा। पहले मैं इसको ब्राउजर में खोलता हूं। जैसा कि आपने देखा अभी ये बोल्ड नहीं है। बोल्ड टेक्स्ट बहुत सिंपल है, मुझे सिर्फ इस टेक्स्ट को अपने बी यानी कि बोल्ड टैग के अंदर डाल देना है, ऐसे। अब मैं अपना ब्राउजर रिफ्रेश करता हूं और जैसा कि आपने देखा मेरा टेक्स्ट बोल्ड हो गया। और अगर मैंने अपने सिर्फ बोल्ड के टेक्स्ट को बोल्ड करना है, मैं ये भी कर सकता हूं। सिर्फ अपने बोल्ड के टेक्स्ट पे मैं बोल्ड का टैग लगा दूंगा। आपने देखा सिर्फ बोल्ड का टेक्स्ट बोल्ड हो गया। आइए अब एक और टैग देखते हैं जो कि इटैलिक का टैग है। ये भी आप सिंपली अपने टेक्स्ट को इटैलिक कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ आई टैग, ऐसे। आपने जैसा कि देखा मेरा टेक्स्ट इटैलिक हो गया। आइए अब एक और चीज डिस्कस करते हैं। HTML में आप टैग्स के अंदर टैग्स लिख सकते हैं, जैसा कि HTML जो कि रूट टैग है उसके अंदर ही हम एक और टैग्स बाकी लिख रहे हैं। अब फॉर एग्जांपल मैंने अपने इटैलिक के टेक्स्ट को बोल्ड भी करना है। आप ये आसानी से अचीव कर सकते हैं। सिर्फ बोल्ड का टैग आप अपने इटैलिक के आसपास लगा दीजिए। आप देखिए मैंने पहले पूरे टेक्स्ट को इटैलिक किया और सिर्फ इटैलिक के टेक्स्ट को मैंने बोल्ड कर दिया। अब हम अपने ब्राउजर में देखते हैं। जैसा कि आपने देखा पूरा टेक्स्ट मेरा इटैलिक है और सिर्फ इटैलिक का टेक्स्ट बोल्ड है। वो मैंने टैग के अंदर टैग लिखकर अचीव किया। आइए अब कुछ और टैग्स को देखते हैं। इस टेक्स्ट को अगर मैंने स्मॉल शो करना है तो मैं स्मॉल के टैग से ये आसानी से अचीव कर सकता हूं। आपने देखा ये टेक्स्ट स्मॉल हो गया। मैं इसके आगे कुछ और लिखता हूं तो आपको फर्क साफ दिख जाएगा, ये मेरा टेक्स्ट स्मॉल है। अच्छा, अब अगर आपने किसी टेक्स्ट को हाईलाइट करना है तो वो भी आप आसानी से मार्क के टैग से अचीव कर सकते हैं, ऐसे। आपने देखा मेरा टेक्स्ट हाईलाइट हो गया। इसी तरीके से HTML टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के बहुत सारे टैग्स हैं जो कि आप आसानी से इंटरनेट से देख सकते हैं। कुछ टैग्स मैं आपको दिखा देता हूं, जैसा कि B, बोल्ड, EM टू एम्फसाइज द टेक्स्ट, I फॉर इटैलिक। ये सारे टैग आप देख लें और इसकी प्रैक्टिस करें कि HTML में आप किसी टेक्स्ट का कलर कैसे चेंज कर सकते हैं। किसी भी टेक्स्ट का कलर चेंज करने के लिए हम स्टाइल का एट्रीब्यूट इस्तेमाल करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर एक H1 की हेडिंग बनाता हूँ और इसमें लिखता हूँ दिस इज माई हेडिंग, ऐसे। अब बाय डिफॉल्ट ब्राउजर के अंदर इसका कलर ब्लैक आएगा। अब अगर मुझे इसका कलर चेंज करना है तो मैं स्टाइल का एट्रीब्यूट इस्तेमाल करूंगा। उससे पहले मैं आपको एक चीज दिखा दूं। ये सिंटैक्स है स्टाइल के एट्रीब्यूट को इस्तेमाल करने का। टैग नेम जो भी आपका टैग है, हमारे केस में वो H1 है। उसके बाद आपने स्टाइल का एट्रीब्यूट लिखना है इक्वल्स टू, और कोटेशन मार्क के अंदर आपने प्रॉपर्टी डिफाइन करनी है और प्रॉपर्टी की वैल्यू डिफाइन करनी है और बाद में सेमीकोलन डालना है। आइए देखते हैं हम इसको कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने स्टाइल डाला, इक्वल्स टू डाला,
कोटेशन मार्क्स डाले। अब यहां पर मैंने इस सिंटेक्स को आप देखिए, जो कि डमी है, प्रॉपर्टी बतानी है जो कि है कलर। अब मैंने कॉलन डालूंगा, उसके बाद वैल्यू जो कि मैं रेड कलर करना चाह रहा हूं। अब मैं इसको अपने ब्राउजर में टेस्ट करता हूं। जैसा कि आपने देखा, मेरी हेडिंग का कलर रेड हो गया। एक और दफा इसकी प्रैक्टिस करते हैं। एक पी पैराग्राफ का टैग में लिखता हूं। इसके अंदर मैं लिखता हूं दिस इज माई पैराग्राफ। इस टैग को मैं बंद कर देता हूं। अब मैं चाहता हूं मेरा ये कलर ब्लू हो जाए। इसको मैं कैसे अचीव करूंगा? इस सैंपल को देखें। इसको मैं बाद में डिलीट कर दूंगा, इसको यहाँ पे हमें नहीं लिखना चाहिए। इस सैंपल को देखें। टैग, आपका जो टैग का नाम है, मेरा टैग पी है। इसमें मैंने स्टाइल का एट्रीब्यूट लिखना है, मैंने स्टाइल लिख दिया। इक्वल्स टू कोटेशन, उसके अंदर मैं प्रॉपर्टी लिखूंगा जो कि कलर, मैं कलर चेंज करना चाह रहा हूं। कॉलन, उसकी वैल्यू जो कि ब्लू है, और आखिर में सेमी कॉलन। मैं इसको यहां से मिटा देता हूं, सेव करता हूं, उसको मैं ब्राउजर में चलाता हूं। आपने देखा मेरा पैराग्राफ आ गया जिसका कलर ब्लू है। मैंने कैसे अचीव किया? स्टाइल के एट्रीब्यूट की मदद से। तो अगर आपको HTML में किसी भी टेक्स्ट का कलर चेंज करना हो तो आप वो आराम से कर सकते हैं स्टाइल के एट्रीब्यूट की मदद से। उसका सैंपल सिंटैक्स ये है। कोई भी टैग नेम हो, उसके आगे आपने स्टाइल एट्रीब्यूट लिखना है, उसके बाद प्रॉपर्टी और उसकी वैल्यू डिफाइन कर देनी है। स्टाइल का एट्रीब्यूट और भी बहुत सारी चीजों के लिए इस्तेमाल होता है, जैसा कि टेक्स्ट को सेंटर करने के लिए, उसकी अलाइनमेंट करने के लिए। वो हम नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे। फिलहाल आप इस चीज को प्रैक्टिस कीजिए। शुरू में देखने में आपको थोड़ा सा मुश्किल लगेगा, मगर जब आप प्रैक्टिस करते जाएंगे तो ये आपके लिए आगे जाके बहुत आसान हो जाएगा। हिम्मत मत हारिएगा और प्रैक्टिस अपनी जारी रखिएगा। HTML में टेक्स्ट का फॉन्ट, उसका साइज और उसकी अलाइनमेंट यानी कि सेंटर, लेफ्ट और राइट कैसे की जाती है। सबसे पहले आइए देखते हैं कि HTML का फॉन्ट कैसे चेंज किया जाता है। हम इसको अचीव करेंगे स्टाइल की प्रॉपर्टी से। जैसा कि आपने देखा था, स्टाइल की प्रॉपर्टी इस तरीके से अप्लाई होती है। मैं H1 पे जाऊंगा, इसको स्टाइल का टैग दूंगा, इन्वर्टेड कॉमास में लिखूंगा, उसकी प्रॉपर्टी बताऊंगा जो कि है फॉन्ट डैश फैमिली। अब मैं इसकी वैल्यू डिफाइन करूंगा जो कि मैं चाहता हूं कोरियर इसका फॉन्ट हो जाए। अब मैं इसको ब्राउजर में खोल के टेस्ट करता हूं। जैसा कि आपने देखा, मेरा फॉन्ट HTML में चेंज हो गया। ये हमने स्टाइल के एट्रीब्यूट से अचीव किया। मैंने टैग के अंदर अपना स्टाइल का एट्रीब्यूट लिखा, उसकी प्रॉपर्टी लिखी, फॉन्ट वैल्यू, और वैल्यू जो मुझे फॉन्ट चाहिए है वो मैंने यहाँ पे डिफाइन कर दिया। सेम तरीके से अगर आपको कोई और फॉन्ट चाहिए है तो वो आप यहाँ पर उसकी वैल्यू लिखें और वो ब्राउजर में आ जाएगा। ये कुछ HTML के फॉन्ट्स हैं जो आप अपने कोड में इस्तेमाल कर सकते हैं। आप सिर्फ ब्राउजर में जाके HTML फॉन्ट्स लिखें और आपको बहुत सारे फॉन्ट्स मिल जाएंगे। आप इसको सिर्फ कॉपी पेस्ट करें और अपने कोड में डालें और उसको टेस्ट करें। आइए अब देखते हैं कि मैं HTML में फॉन्ट का साइज कैसे हैंडल करता हूँ। एक पैराग्राफ का टैग लिखते हैं, उसको ओपन करते हैं, उसको क्लोज करते हैं और उसके बीच में एक टेक्स्ट लिख लेते हैं, दिस इज माई पैराग्राफ टेक्स्ट। इसको भी मैं स्टाइल के एट्रीब्यूट से अचीव करूंगा। मैंने स्टाइल लिखा, इन्वर्टेड कॉमास डाला, फॉन्ट साइज की प्रॉपर्टी मैं यूज करूंगा और उसकी वैल्यू मैं दे देता हूं 200%, सेमीकोलन। आइए ब्राउजर में टेस्ट करते हैं। जैसा कि आपने देखा, इसकी साइज बढ़ गया है। अब मैं इसको यहाँ पर 500% करता हूं।
आपने देखा इसका साइज 500% हो गया है ब्राउजर में। अब मैं अगर इसको 10% करता हूं तो आपने देखा ये साइज बहुत छोटा हो गया है। 100% मैं इसको करता हूं तो आपने देखा जो डिफॉल्ट वैल्यू है ब्राउजर की टेक्स्ट की, उसने वही साइज शो किया और मैं इसको परसेंटेज में कंट्रोल कर रहा हूं। ये बहुत एक अच्छी प्रैक्टिस है। तो हम फॉन्ट साइज की प्रॉपर्टी से अपने टेक्स्ट का साइज कंट्रोल कर सकते हैं। आइए अब देखते हैं टेक्स्ट की अलाइनमेंट को किस तरीके से कंट्रोल किया जाए, यानी कि टेक्स्ट को लेफ्ट, राइट या सेंटर में किस तरीके से किया जाए। एक पैराग्राफ का टैग मैं डिफाइन कर लेता हूं, उसके बीच में अपना टेक्स्ट लिख दिया है। इसको भी हम स्टाइल की प्रॉपर्टी से अचीव करेंगे। इन्वर्टेड कॉमास के अंदर टेक्स्ट डैश अलाइन, ये प्रॉपर्टी हमें चाहिए। यहां पर मैं इसकी वैल्यू जो कि मुझे सेंटर चाहिए मैं वो डिफाइन कर लेता हूं और सेमीकोलन। अब इसको ब्राउजर में टेस्ट करता हूं। जैसा कि आपने देखा मेरा टेक्स्ट सेंटर में आ गया। इस पे यहाँ पे मैं लेफ्ट और राइट भी लिख सकता हूं। तो इस तरीके से हम अपने टेक्स्ट की अलाइनमेंट HTML में सेट कर सकते हैं। यहां पर मैं आपको एक और चीज दिखाना चाहूंगा। अगर मैंने H1 का स्टाइल, यहाँ पर इसकी मैंने फॉन्ट फैमिली को चेंज किया है, यहाँ पर मैं इसकी अलाइनमेंट भी चेंज कर सकता हूं। वो कैसे? इस सेमीकोलन के आगे मैं दोबारा प्रॉपर्टी डिफाइन करूंगा, टेक्स्ट अलाइनमेंट, और उसकी वैल्यू लिख दूंगा जो कि मुझे राइट पे चाहिए और सेमीकोलन। अब मैं इसको टेस्ट करता हूं। आपने देखा हमारा टेक्स्ट ब्राउजर के राइट साइड पे हो गया और उसकी फॉन्ट का स्टाइल भी चेंज है। ये हमने कैसे अचीव किया? यहां पर मैंने पहले एक स्टाइल का एट्रीब्यूट लिखा, उसके अंदर मैंने उसकी फॉन्ट फैमिली डिफाइन की और सेमीकोलन लिखा। सेमीकोलन के बाद मैंने उसकी अलाइनमेंट भी डिफाइन कर दी। यानी कि स्टाइल के टैग में आप प्रॉपर्टीज यूज कर सकते हैं। अब मैं चाहता हूं कि हेडिंग 1 का मैं फॉन्ट साइज भी चेंज करूं, वो भी मैं आसानी से कर सकता हूं। मैं बस यहां पर अपनी प्रॉपर्टी लिखूंगा फॉन्ट साइज, उसकी वैल्यू डिफाइन कर दूंगा 500% और सेमीकोलन। ब्राउजर में टेस्ट करता हूं। आपने देखा ये मैंने आसानी से अचीव कर लिया। यहां पर मैंने 3 प्रॉपर्टीज यूज की हैं स्टाइल एट्रीब्यूट की। एक उसकी मैंने फॉन्ट फैमिली चेंज की, उसकी अलाइनमेंट चेंज की और उसका साइज भी चेंज किया। तो इस तरीके से स्टाइल के एट्रीब्यूट में आप एक से ज्यादा प्रॉपर्टी आराम से यूज कर सकते हैं। यहां पर दोस्तों एक चीज का बहुत ख्याल रखिएगा, एक प्रॉपर्टी यूज करने के बाद आप सेमीकोलन लाजमी डालिए। अगर आप सेमीकोलन नहीं डालेंगे आपका कोड ब्राउजर में सही तरीके से रन नहीं होगा। ये देखिए मैंने एक प्रॉपर्टी यूज की है, सेमीकोलन डाला, दूसरी प्रॉपर्टी यूज की, सेमीकोलन डाला। अब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से सेमीकोलन मिटा देता हूँ, मैं डालना भूल गया। अब मैं इसको ब्राउजर में टेस्ट करता हूँ। अब देखिए मेरा कोड सही नहीं चल रहा। तो याद रखिए सेमीकोलन लाजमी डालिए। ऐसे सेमीकोलन के बगैर आपका कोड नहीं चलेगा। अगर भले मैं स्पेस भी दे दूं और इसको रन करूं, आपने देखा ये नहीं चल रहा। तो मैं सेमीकोलन लाजमी डालूंगा और मेरा कोड सही से रन करेगा। अब इसको थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं। हमने इसमें 3 चीजें सीखी। अगर आपको किसी भी टैग का, किसी भी टेक्स्ट का HTML में उसका फॉन्ट का स्टाइल चेंज करना है, उसकी अलाइनमेंट चेंज करनी है या उसका साइज चेंज करना है, वो आप आराम से स्टाइल के एट्रीब्यूट की मदद से कर सकते हैं। और उसमें इसके लिए 3 प्रॉपर्टीज हैं, फॉन्ट वैल्यू, टेक्स्ट अलाइन और फॉन्ट साइज। उसके आगे आप उसकी वैल्यू लिख दें और एक स्टाइल के अंदर आप एक से ज्यादा प्रॉपर्टीज आराम से यूज कर सकते हैं। शर्त है कि आप हर प्रॉपर्टी के बाद सेमीकोलन लाजमी डालिए। कि HTML में आप कमेंट्स कैसे डाल सकते हैं।
सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि कमेंट्स आखिर होते क्या हैं। कोई भी ऐसी चीज जो आप अपनी याद दहानी के लिए, अपनी रिमेम्बरेंस के लिए लिखते हैं, उसे कमेंट्स कहा जाता है। जैसे कि आप कोड लिख रहे हैं, आपने यहाँ पर कोई लाइन लिख दी, दिस इज माई हेडिंग, अपनी याद दहानी के लिए। जब आप इसको ब्राउजर में चलाएंगे तो ब्राउजर इसको शो कर देगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि ये सिर्फ आप ही के कमेंट्स हों और ब्राउजर इसको रीड ना करे, आप ये आसानी से अचीव कर सकते हैं। इसका टैग होगा लेस देन, एक्सक्लेमेशन मार्क, डैश डैश, डैश डैश और ग्रेटर देन साइन। इसके बीच में आप जो भी चीज लिखेंगे वो आपका कमेंट हो जाएगा। ब्राउजर इसको अपने ब्राउजर में शो नहीं करेगा। जैसा कि मैं यहां लिख देता हूं, दिस इज माई हेडिंग। यहां पर मैं एक और कमेंट डिफाइन कर देता हूं, दिस इज माई फर्स्ट पैराग्राफ। यहां पर मैं एक और कमेंट डिफाइन कर देता हूं, दिस इज माई सेकंड पैराग्राफ। इस तरीके से अब आपने देखा, आपने 3 कमेंट्स डिफाइन कर लिए। अब मैं इसको ब्राउजर में खोल के टेस्ट करता हूं। मैंने रिफ्रेश किया और आपने देखा मेरे कमेंट्स यहां पर शो नहीं हुए। कमेंट्स के बहुत से फायदे हैं। इससे आपको का कोड बहुत रीडेबल हो जाता है, आपकी डिबगिंग आसानी से हो सकती है। अगर आप कुछ अरसे बाद अपना कोड खोलें तो आप बहुत सी चीजें कोड में भूल चुके होंगे कि कौन सी चीज आपने क्यों लिखी। आप अपने कमेंट्स में डिफाइन कर सकते हैं कि मैंने ये सेंटर इसलिए लिखा कि टेक्स्ट मेरा बीच में आ जाए ब्राउजर के। तो आप ये सब चीजें अपनी याद दहानी के लिए, अपनी रिमेम्बरेंस के लिए कमेंट्स में लिख सकते हैं। और एक और फायदा भी है, आपने अपना कोड लिख दिया, अब कोई न्यू डेवलपर आया, वो आपका कोड देखेगा तो कमेंट्स के थ्रू उसको आपका कोड पढ़ने में और आसानी होगी। तो जब भी आप कोड करें, लाजमी अपनी कोडिंग में कमेंट्स का इस्तेमाल जरूर करें। कि HTML में एक पेज से दूसरे पेज पे किस तरीके से जाया जा सकता है। जैसा कि आप देख रहे हैं, अभी तक हमने HTML का सिर्फ एक ही पेज बनाया है। एक वेबसाइट के अंदर एक से ज्यादा बहुत सारे पेजेस होते हैं। अगर हमने एक पेज से दूसरे पेज में जाना है तो ये हम किस तरीके से अचीव करेंगे? ये हम अचीव करेंगे हाइपरलिंक्स की मदद से। ऑलमोस्ट सारी वेबसाइट्स में हाइपरलिंक्स पाए जाते हैं। जैसा कि मैंने ये एक YouTube पेज खोला है, अगर मैं इस लिंक के ऊपर जाऊं तो आपने देखा मेरे माउस का कर्सर एक हैंड में चेंज हो गया, क्योंकि ये एक हाइपरलिंक है। मैं इसको क्लिक करूंगा और ये मुझे फॉर्मेटिंग नेक्स्ट पेज पर ले जाएगा। मैं यहां पर क्लिक करूंगा, ये मुझे एक और नेक्स्ट पेज पे ले जाएगा। ये हम कैसे अचीव कर रहे हैं? ये हम हाइपरलिंक्स की मदद से अचीव कर रहे हैं। आइए सबसे पहले एक और HTML का पेज बना लेते हैं। मैं इसी को कॉपी और पेस्ट कर लेता हूं और इसको मैं नाम देता हूं second.html। इसको भी मैं Notepad++ में खोल लेता हूं, second.html। यहां पर मैं एक H1 की हेडिंग डाल देता हूं, दिस इज माई सेकंड पेज। ये मेरा सेकंड पेज हो गया, जैसा कि आपने देखा। अब मेरा टारगेट क्या होगा? मैं फर्स्ट पेज से सेकंड पेज में किस तरीके से जाऊं? इसके लिए टैग है ए का टैग, हाइपरलिंक का टैग, और इसका रेफरेंस है हाइपरलिंक रेफरेंस href। यहां पर मैं अपने दूसरे पेज का पाथ या उसका नेम डिफाइन करूंगा, जो कि है second.html। एक्सटेंशन मैंने लाजमी लिखा और यहां पर इस टैग को, ए के टैग को मैं क्लोज कर दूंगा। इसके बीच में मैं एक टेक्स्ट लिखूंगा, गो टू नेक्स्ट पेज। अब इसको टेस्ट कर लेते हैं। मैंने फर्स्ट पेज खोला, आपने देखा मेरा हाइपरलिंक रेडी हो गया। जब मैं उसके ऊपर अपना कर्सर लेके जाता हूं तो ये एक हैंड का साइन बन जाता है
और जब मैं इसमें क्लिक करता हूं तो ये मुझे सेकंड पेज में ले जाता है। आइए अब सेकंड पेज से फर्स्ट पेज में जाते हैं। मैं सेकंड पेज में गया, यहां पर मैं एक हाइपरलिंक डिफाइन कर देता हूं ए की मदद से। ए, उसका एट्रीब्यूट हाइपरलिंक रेफरेंस href, जो कि फर्स्ट पेज होगा। इसको मैं क्लोज कर देता हूं और यहां पे मैं टैग लिखता हूं गो टू फर्स्ट पेज और मैं ए के टैग को बंद कर देता हूं ऐसे। आइए फर्स्ट पेज में जाएं, गो टू नेक्स्ट पेज, ये मुझे सेकंड पेज में ले आया। अब ये बोलता है गो टू फर्स्ट पेज, ये मुझे फर्स्ट पेज में ले आया। एक छोटा सा बग मैं आपको दिखाता चलूं। आपने नोटिस किया होगा ये हेडिंग बड़ी है। ये बड़ी क्यों आ रही है? यहाँ तक हालांकि मैंने यहाँ पर ना स्टाइल डिफाइन किया है ना h1 का टैग डिफाइन किया है। क्यों? क्योंकि मैंने अपने h1 के टैग को सही से बंद नहीं किया। तो ख्याल रखिएगा, कोड को सही तरीके से लिखिए। first.html सेकंड पेज में गया, अब ये बिल्कुल सही तरीके से नजर आ रहा है। इससे मैं फर्स्ट पेज में चला गया। अब अगर मैं पेज का नाम गलत दूं तो क्या होगा? मैं इसके आगे एक और डी लिख देता हूं। पेज खोलता हूं, मैंने क्लिक किया, पेज आपका फाउंड नहीं हुआ। तो मेक श्योर करें अपने पेज का नाम भी सही दें। ये दोनों पेज सेम पोजीशन यानी कि डेस्कटॉप पे पड़े हैं, तो सिंपल मैंने नाम लिख दिया और ये आपको नेक्स्ट पेज पे ले जाएगा। डिफरेंट पाथ्स कैसे डिफाइन करते हैं वो हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। आइए इसको रिकैप कर लेते हैं। अगर हमें HTML में एक पेज से दूसरे पेज में जाना हो तो हम इसको हाइपरलिंक की मदद से अचीव करते हैं और उसका टैग क्या है? उसका टैग है a। और एट्रीब्यूट जो कि href है, उसमें हम पेज का नाम डिफाइन कर देते हैं एक्सटेंशन के साथ, और टैग खोला और बंद जब हुआ उसके बीच में हम एक टेक्स्ट डिफाइन कर देते हैं ताकि वो टेक्स्ट यहाँ पर आ जाए। और इस तरीके से हम HTML में एक पेज से दूसरे पेज में जा सकते हैं। अब मैं यहाँ पे आपसे एक सवाल पूछूंगा, अगर मुझे इस टेक्स्ट का कलर चेंज करना है तो वो मैं कैसे करूं? इस वीडियो को पॉज करिए और सोचिए। उम्मीद करता हूं आपने इसका जवाब सही सोचा होगा, और अगर सही नहीं भी सोचा तो कोई मसला नहीं, प्रैक्टिस करते जाइए स्टाइल के एट्रीब्यूट की मदद से। ऐसे मैं एट्रीब्यूट स्टाइल का लिखूंगा, उसकी प्रॉपर्टी और वैल्यू डिफाइन कर दूंगा और इसको मैं आराम से अचीव कर दूंगा। कि हम इमेज को एज अ हाइपरलिंक कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। हमने अभी सिर्फ दो सिंपल HTML पेज बनाए हैं जो इस हाइपरलिंक पे क्लिक करूं तो सेकंड HTML में ले जाते हैं, और सेकंड HTML में अगर इस हाइपरलिंक पे क्लिक करूं तो वो मुझे first.html में ले जाते हैं। अब मेरा टारगेट है इस टेक्स्ट की जगह मैं इमेज यूज करूं। इसके लिए मुझे एक इमेज चाहिए होगी जो कि मेरे डेस्कटॉप पर पहले से मौजूद है। अब हम अपने टेक्स्ट को रिमूव करके इसकी जगह इमेज का टैग यूज करेंगे। यहां पर मैं अपने इमेज का टैग डिफाइन करता हूं img, उसकी सोर्स इमेज का नाम जो कि img.png है, और अब इस इमेज के टैग को मैं क्लोज कर देता हूं। क्यों ना मैं इस इमेज के टैग्स को इस तरीके से क्लोज करूं, क्योंकि मैंने इस टैग के बीच में कुछ भी नहीं लिखना। अब इसको ब्राउजर में टेस्ट करते हैं। जैसा कि आपने देखा, ये मेरी इमेज मेरा हाइपरलिंक बन गई। जब मैं इसमें अपना कर्सर लेके जाता हूँ इसके ऊपर तो हैंड का साइन आता है, मैं इस पर क्लिक करता हूँ और ये मुझे सेकंड पेज में ले जाता है। आइए सेकंड पेज में भी यही चीज करते हैं। इस टेक्स्ट की जगह अपने ए टैग के अंदर मैं इमेज का टैग डिफाइन करता हूँ, उसकी सोर्स डिफाइन करता हूँ और इमेज का नाम जो कि img.png है, और इस टैग को बंद कर लेता हूँ। first.html, इमेज पे क्लिक किया, second.html। तो हमने किस तरीके से अपनी इमेज को एज अ हाइपरलिंक यूज किया।
ए के टैग के अंदर हमने इमेज का टैग डाल दिया और हमारी इमेज हाइपरलिंक बन गई। अब यहाँ पर मैं आपसे एक छोटा सा सवाल पूछता हूँ, अगर मुझे अपनी इस इमेज का साइज छोटा करना है, वो मैं किस तरीके से अचीव करूंगा? इस वीडियो को पॉज करिए और थोड़ी देर के लिए सोचिए। उम्मीद करता हूँ आपने सही जवाब सोचा होगा, और अगर सही जवाब ना भी सोचा हो तो जस्ट प्रैक्टिस करते रहिए और सीखते रहिए। हम इसको अचीव करेंगे स्टाइल के टैग की मदद से। स्टाइल का टैग मैंने डिफाइन किया, उसके अंदर मैंने प्रॉपर्टी बताई जो कि मुझे इमेज की विड्थ चाहिए। मैं इसको कर दूंगा 50 पिक्सेल्स, और एक और प्रॉपर्टी लिखूंगा, इमेज की हाइट मुझे चाहिए जो कि 50 पिक्सल। अब मैं इसको ब्राउजर में खोलता हूं और आपने देखा मेरी इमेज का साइज पेज 1 के अंदर स्मॉल हो गया। मैंने इसको कैसे अचीव किया? मैंने इसको स्टाइल के एट्रीब्यूट की मदद से और उसकी विड्थ और हाइट की प्रॉपर्टी की मदद से अचीव किया। और जैसा कि आपको पता है, आप गिफ इमेज भी यूज कर सकते हैं। ये मेरी गिफ इमेज मेरे डेस्कटॉप पर पड़ी है। यहाँ पर मैं स्माइल 2 डॉट गिफ लिख देता हूँ। अब मैं इसको ब्राउजर में खोलता हूँ। ये मेरा फर्स्ट पेज, मैंने इस पे क्लिक किया, मेरा सेकंड पेज आ गया, और ये मेरी गिफ इमेज, मैंने इस पे क्लिक किया और मेरा फर्स्ट पेज आ गया। दोस्तों, अब हम सीखेंगे HTML में टेबल्स कैसे बनाए जाते हैं। सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूं कि टेबल क्या होता है। ये एक एग्जाम्पल है टेबल की। जैसा कि आपने देखा, इसमें बहुत सारे कॉलम्स हैं और बहुत सारी रॉस हैं। ये टेबल कहलाता है। आइए देखते हैं टेबल कैसे बनाया जाए। इसके लिए सबसे पहले हमें टेबल टैग को ओपन और क्लोज करना पड़ेगा। मैंने टेबल टैग को ओपन कर लिया और क्लोज कर लिया। अब इसके अंदर मैं टेबल का रॉ डिफाइन करूंगा जो कि tr के टैग की मदद से डिफाइन करूंगा। ये मेरी फर्स्ट रॉ हो गई। यहाँ पे मैं कमेंट भी डाल देता हूं, फर्स्ट रॉ। कमेंट्स हमने इससे पहले वाली वीडियो में देखे थे कि HTML में कमेंट्स क्या होते हैं। ये ब्राउजर रीड नहीं करेगा और ये मेरी अपनी याद दहानी के लिए है। अब मैं टेबल की रॉ में टेबल का डाटा डिफाइन करूंगा जो कि मैं td के टैग से करूंगा। td का टैग बनाया, td के टैग को क्लोज कर लिया। इसके अंदर मैं लिख देता हूं नेम। इसी तरीके से मैं दो और td बना लेता हूं। सेकंड में मैं लिख देता हूं एड्रेस। इसमें मैं लिख देता हूं एज। अब मैं एक और रॉ डिफाइन कर लेता हूं ऐसे। इसको मैं सेकंड रॉ बोल देता हूं। इसमें मैं अब वैल्यूज डालता हूं। नेम है मोजो, एड्रेस है नोवेयर स्ट्रीट, एज है 18। आइए अब इसको ब्राउजर में रन करके देखते हैं। जैसा कि आपने देखा, मेरा टेबल अपनी एक शेप में आता जा रहा है। टेबल का बॉर्डर डिफाइन कर देते हैं। 1 रिफ्रेश करता हूं। आपने देखा मेरा टेबल अपनी शेप में आता जा रहा है। अगर इस बॉर्डर को मैं 5 कर देता हूं, आपने देखा ये और ज्यादा बोल्ड हो गया। इसको 1 ही रहने देते हैं। आइए एक और रॉ डिफाइन करते हैं। ये मैंने एक और रॉ डिफाइन कर दी। आपने देखा मेरा टेबल बनता जा रहा है। फर्स्ट रॉ को हेडिंग बना देते हैं और ये सारा इसका डेटा है। हेडिंग बनाने के लिए सिंपल सा टैग अवेलेबल है जो कि है th। अगर मैं td की जगह यहाँ पे th कर दूं और th को ही बंद कर दूं,
अब ये टेबल की हेडिंग हो गई है। इसको मैं ब्राउजर में देखता हूँ। आपने देखा ये मेरी मिडल में भी आ गई है और बोल्ड भी हो गई है, क्योंकि ये अब TH के टैग के अंदर है। आइए अब टेबल का बैकग्राउंड स्टाइल की मदद से बना लेते हैं। बैकग्राउंड कलर, जो कि मैं टेबल का बैकग्राउंड के कलर की प्रॉपर्टी से सेट करूंगा। इसकी वैल्यू में ब्लू दे देता हूं। आपने देखा मेरे टेबल का कलर ब्लू हो गया। आइए एक और प्रॉपर्टी देखते हैं। अगर मैं चाहता हूं मेरा टेबल पूरी स्क्रीन पर उसकी विड्थ आ जाए, तो मैं आसानी से विड्थ की प्रॉपर्टी के जरिए अचीव कर सकता हूं। इसको मैं 100% कर देता हूं। आइए इसको टेस्ट करते हैं। आपने जैसे कि देखा मेरा टेबल अब पूरे पेज पे आ चुका है। पूरी पेज की विड्थ उसने कवर कर ली है और वो मैंने विड्थ की प्रॉपर्टी से 100% से अचीव किया। अब इसको एक दफा और रिवाइज कर लेते हैं। टेबल बनाने के लिए सबसे पहले आप टेबल का टैग खोलेंगे और उसको क्लोज करेंगे। उसके बाद टेबल के अंदर बहुत सारी रॉस होती हैं। आप सारी रॉस डिफाइन करेंगे और रॉस के अंदर डाटा होता है। यहाँ पर मैंने पहली रॉ, क्योंकि मुझे हेडिंग चाहिए थी, इस वजह से मैंने TH यूज किया, लेकिन मैंने उसको डाला TR के अंदर ही। तो पहली रॉ बनाने के लिए मैंने TR का टैग खोला, TR का टैग क्लोज किया। उसके अंदर मैंने TH डाला, टेबल हेडिंग, जिसकी वजह से ये मिडल में आ गया और बोल्ड हो गया। दूसरी रॉ को भी मैंने TR से खोला, TR से बंद किया और TD यानी कि टेबल डाटा मैंने उसके अंदर डाला और वो यहाँ पर आ गया। तीसरी रॉ बनाने के लिए भी मैंने TR का टैग खोला, TR का टैग बंद किया और TD यानी कि टेबल डाटा यूज किया, ताकि उसके अंदर डाटा डाल सकूं। टेबल के इर्द गिर्द लाइनें लाने के लिए मैंने बॉर्डर की प्रॉपर्टी यूज की। टेबल का बैकग्राउंड चेंज करने के लिए मैंने स्टाइल की प्रॉपर्टी बैकग्राउंड कलर यूज की और टेबल की विड्थ को 100% करने के लिए मैंने विड्थ की प्रॉपर्टी यूज की। तो ये एग्जाम्पल थी आप HTML में टेबल कैसे बना सकते हैं। HTML में लिस्ट्स कैसे बनाई जाती हैं। HTML में दो तरीके की लिस्ट होती हैं, एक अनऑर्डर्ड लिस्ट और दूसरी ऑर्डर्ड लिस्ट। पहले हम सीखेंगे अनऑर्डर्ड लिस्ट HTML में कैसे बनाई जाती है। अनऑर्डर्ड लिस्ट को बनाने के लिए हम पहले UL के टैग को खोलेंगे और UL के टैग को बंद करेंगे। UL का मतलब अनऑर्डर्ड लिस्ट। अब UL के टैग के अंदर हम लिस्ट के आइटम्स डालेंगे, जो कि हम LI के टैग से अचीव करेंगे। LI का मतलब लिस्ट आइटम्स। इसमें मैं लिख देता हूं आइटम 1 और इसको LI के टैग को मैं क्लोज भी कर देता हूं। ऐसे अब मैं ये दो दफा और कॉपी कर लेता हूं और यहां पर आइटम 2 और आइटम 3। अब इसको अपने ब्राउजर में चलाकर चेक करते हैं। जैसा कि आपने देखा हमारी लिस्ट बन गई है। आइए हम अपनी लिस्ट पर एक स्टाइल अप्लाई करते हैं, ताकि हम ये जो सर्कल बना हुआ आ रहा है इसको चेंज कर दें। स्टाइल की प्रॉपर्टी से यहाँ पर लिस्ट स्टाइल को मैं चेंज करूंगा। मुझे चाहिए है लिस्ट स्टाइल टाइप और मैं उसको स्क्वायर कर देता हूं। अब ब्राउजर में देखते हैं क्या चेंजेस आई हैं। जैसा कि आपने देखा मेरे लिस्ट का स्टाइल अब स्क्वायर हो गया। इसको मैं यहाँ अगर नन कर दूंगा तो यहाँ पर फिर कुछ नहीं शो होगा। आइए एक और स्टाइल सर्कल देखते हैं। अब आपने देखा यहाँ पर आपके सर्कल्स आ गए। डिस्क स्टाइल जो होता है आपका बाय डिफॉल्ट होता है ऐसे। जैसा कि आपने देखा लिस्ट बनाने के लिए पहले मैंने एक UL का टैग खोला और उसको बंद किया, क्योंकि मैं एक अनऑर्डर्ड लिस्ट बना रहा हूं। उसके अंदर मैंने LI के
टैग्स के थ्रू बहुत सारे आइटम्स डालें। LI का मतलब लिस्ट आइटम्स। आइए अब हम देखते हैं कि हम ऑर्डर्ड लिस्ट HTML में कैसे बना सकते हैं। उसके लिए मैं सिर्फ UL के टैग को OL कर देता हूं और हमारी ऑर्डर्ड लिस्ट इस तरीके से बनाई जाएगी। OL मतलब ऑर्डर्ड लिस्ट। ऑर्डर्ड लिस्ट अनऑर्डर्ड लिस्ट से कैसे डिफरेंट है? मैं यहाँ पर अगर टाइप लिखूं और 1 लिख दूं और इसको अपने ब्राउजर में खोलता हूं, तो आपने देखा फिलहाल आपको कोई फर्क नहीं नजर आया। क्यों? क्योंकि मुझे यहाँ से ये स्टाइल हटाना पड़ेगा। अब मैंने स्टाइल हटा दिया। अब मैं इसको अपने ब्राउजर में खोलता हूं। आपने देखा 1 2 3 मेरी लिस्ट ऑर्डर्ड हो गई। ये मैंने OL के टैग से अचीव किया और इसकी टाइप की प्रॉपर्टी इस्तेमाल की। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ कैपिटल A लिखता हूं, ABC, इसी तरीके से अगर मैं यहाँ स्मॉल a लिखता हूं, आपने देखा मेरी लिस्ट ऑर्डर्ड हो रही है। मैं यहाँ पर I भी इस्तेमाल कर सकता हूं जो कि रोमन के लिए यूज होता है। अब आपने देखा मेरी लिस्ट रोमन काउंट में आ रही है। जैसा कि आपने देखा हमने यहाँ पर दो लिस्ट देखी, एक अनऑर्डर्ड लिस्ट जो कि UL के टैग से डिफाइन होती है और दूसरी ऑर्डर्ड लिस्ट जो कि OL के टैग से डिफाइन होती है, और हम उसकी टाइप चेंज कर सकते हैं ताकि हमारे आइटम्स पर नंबरिंग आ जाए। अब हम देखेंगे नेस्टेड लिस्ट। आप एक लिस्ट के अंदर एक और लिस्ट भी बड़ी आसानी से बना सकते हैं। उसके लिए अगर मैं पहले अपने लिस्ट आइटम के अंदर जाता हूं, यहां पर आप एक और लिस्ट डिफाइन कर सकते हैं जो कि चाहे ऑर्डर्ड हो चाहे अनऑर्डर्ड हो। मैं एक अनऑर्डर्ड लिस्ट का आइटम यहां पर डिफाइन करता हूं और इसके अंदर मैं बहुत सारे लिस्ट आइटम्स डाल सकता हूं। जैसा कि मैंने एक और LI डाला, यहां पर मैं एक और लिख देता हूं, इसको मैं मिल्क बोल देता हूं, इसको मैं कॉफी बोल देता हूं। अब इसको ब्राउजर में टेस्ट करते हैं, तो आपने देखा मेरी लिस्ट के अंदर एक और लिस्ट बन गई। यानी आप नेस्टेड लिस्ट भी आसानी से HTML में बना सकते हैं। तो हमने क्या सीखा? HTML में लिस्ट बनाने के लिए आप OL यानी कि ऑर्डर्ड लिस्ट या UL अनऑर्डर्ड लिस्ट दो टैग इस्तेमाल कर सकते हैं। LI लिस्ट आइटम के थ्रू आप लिस्ट के आइटम्स बना सकते हैं और एक लिस्ट आइटम के अंदर आप एक और लिस्ट भी बना सकते हैं जो कि नेस्टेड लिस्ट कहलाती है। उसके लिए मैंने एक LI के आइटम के अंदर एक और UL यानी कि अनऑर्डर्ड लिस्ट का टैग खोल दिया। वीडियो में हम HTML के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टैग को डिस्कस करेंगे जिसका नाम है div। div एलिमेंट क्या होता है? div एलिमेंट एज अ कंटेनर यूज होता है जिसके अंदर आप HTML के बहुत सारे और डिफरेंट टैग्स डाल सकते हैं। div हम क्यों यूज करते हैं? ताकि हम बहुत सारे HTML टैग्स को आसानी से एक जगह मैनेज कर सकें। जैसा कि मैंने आपको बताया, div एक कंटेनर है और कंटेनर का काम क्या होता है? बहुत सारी चीजों को एक जगह मैनेज करना या होल्ड करना। आइए div का टैग देखते हैं जो कि हम div की मदद से डिफाइन करते हैं। इसको क्लोज कर लेते हैं। अब अगर मैं इसको ब्राउजर में खोलूंगा तो आपने देखा अभी फिलहाल कुछ नजर नहीं आया क्योंकि div itself कुछ नहीं है, वो एक कंटेनर है जो दूसरे एलिमेंट्स को कंटेन करता है। अब मैं यहाँ पर एक टेक्स्ट लिख देता हूँ, दिस इज माई टेक्स्ट। अब मैं इसको ब्राउजर में खोलता हूँ, मेरा टेक्स्ट आ गया। अभी भी आपको div का फायदा नजर नहीं आया, पर देखते जाइए, वीडियो के आखिर तक आपको होपफुली div का फायदा पता चल जाएगा। मैं यहाँ पर एक ब्रेक लाइन डालता हूँ, यानी कि मैं लाइन ब्रेक करता हूँ। यहाँ पर मैं एक और टेक्स्ट डाल देता हूँ। आइए अब मैं स्टाइल के मदद से div का बैकग्राउंड डिफाइन कर देता हूँ। बैकग्राउंड कलर जो कि मैं ब्लैक चाहता हूँ।
अब जैसा कि आपने देखा, ये मेरा div आ गया, जो कि एक कंटेनर है। इसके अंदर मेरे टेक्स्ट है, जो कि नजर नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि वो खुद भी ब्लैक कलर का है। अब इस टेक्स्ट का कलर अगर मुझे व्हाइट करना है, तो मैं ये एक तरीका तो है, मैं फॉन्ट के टैग से ये अचीव कर लूं। फॉन्ट के टैग के अंदर मैं अपना टेक्स्ट लिख दूं और यहाँ पर कलर के एट्रीब्यूट से मैं इसका कलर डिफाइन कर लूं। सेम मैं इसके साथ भी कर देता हूं। इसको खोलता हूं। आपने देखा मेरे टेक्स्ट का कलर व्हाइट हो गया। अब मैं यहाँ एक H1 की हेडिंग डिफाइन करता हूं। माई हेडिंग। इसको H1 को मैं क्लोज भी कर लेता हूं। मैंने अपना पेज खोला, मेरी हेडिंग नजर नहीं आई क्योंकि वो ब्लैक कलर की है। अब मुझे अगर H1 की हेडिंग के कलर को भी व्हाइट करना है, तो मैं इसको यहाँ पर स्टाइल की एट्रीब्यूट से अचीव कर सकता हूँ आसानी से। लेकिन अगर आप देखें, मैं इसके अंदर और टेक्स्ट लिखता जाऊं और टेक्स्ट लिखता जाऊं और मुझे सबका कलर व्हाइट करना है, तो मैं ये कोड बार बार लिख रहा हूं। यहाँ पर मैं कलर का एट्रीब्यूट इस्तेमाल कर रहा हूँ, H1 में मैं स्टाइल इस्तेमाल कर रहा हूँ। अगर कोई ऐसी चीज हो जाए कि मैं बस एक जगह इसका कलर व्हाइट करूं और ये सारी चीजें उनका कलर व्हाइट हो जाए, तो कोड में कितनी आसानी हो जाए। ये चीज मैं आसानी से div के टैग के थ्रू अचीव कर सकता हूं, क्योंकि div का टैग एक कंटेनर है। आप उस कंटेनर की प्रॉपर्टी जो भी डिफाइन करेंगे और उस कंटेनर के अंदर जो भी होगा, वो प्रॉपर्टी सारी इनहेरिट कर लेंगे। मतलब अगर मैं div के टैग के अंदर बता दूंगा कि मेरा फॉन्ट कलर व्हाइट है, तो div के अंदर जितने सारे टैग्स होंगे या टेक्स्ट होंगे, उनका फॉन्ट कलर ऑटोमेटिकली व्हाइट हो जाएगा। मैं इसको खोल के देखता हूं। जैसा कि आपने देखा, मेरा सारा फॉन्ट कलर व्हाइट हो गया और मुझे बारी बारी हर इंडिविजुअल टैग या टेक्स्ट पर जाकर उसका कलर व्हाइट नहीं करना पड़ा। इसी तरीके से अगर अब मैं चाहता हूं मेरा ये टेक्स्ट और ये टेक्स्ट सेंटर में आ जाए, एक तरीका तो ये है मैं बारी बारी सब पर जाऊं और इनको सेंटर में करूं। दूसरा जो कि बेस्ट तरीका है, क्योंकि ये मेरी तीनों चीजें div के अंदर हैं और मैं इन तीनों को div के थ्रू मैनेज कर सकता हूं। मैं यहाँ जाऊंगा, मैं टेक्स्ट अलाइन की प्रॉपर्टी यूज करूंगा और सेंटर उसकी वैल्यू डालूंगा और ये तीनों चीजें, तीनों टैग्स या तीनों टैग्स सेंटर में हो जाएंगे। जैसा कि आपने देखा, ये तीनों सेंटर में हो गए और मुझे इन तीनों पर इंडिविजुअली जाकर सेंटर का स्टाइल सेट भी नहीं करना पड़ा। मैंने सिर्फ div में सेट कर दिया और इन तीनों ने इस चीजों को इनहेरिट कर लिया। जैसा कि आपने इस वीडियो में div का फायदा देखा। div क्या है? div एक कंटेनर है जो बहुत सारी अदर चीजों को मैनेज करता है और उसको एज अ ग्रुप की शेप में ले आता है। div की अपनी कोई शक्ल नहीं होती, div के अपने कोई एट्रीब्यूट नहीं होते। div के अंदर आप स्टाइल की टैग इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसके थ्रू उस कंटेनर के अंदर जो भी एलिमेंट्स या टैग्स होते हैं, आप उनको आसानी से मैनेज कर सकते हैं। div बाय डिफॉल्ट पेज की पूरी विड्थ कवर कर लेता है। जैसा कि आपने देखा, बाय डिफॉल्ट div ने पेज की पूरी विड्थ कवर कर ली है। अगर मैं यहाँ से इसका पूरा बैकग्राउंड मिटा दूं और इस कलर को मैं ब्लू कर देता हूं, टेक्स्ट के कलर को, तो आपने देखा div का अपना कोई शेप नहीं है, ये सिर्फ एज अ कंटेनर यूज होता है और इसके अंदर मेरे एलिमेंट्स मैं आसानी से div में स्टाइल की प्रॉपर्टी से मैनेज कर रहा हूं। आइए अब एक और div डिफाइन कर लेते हैं। इसको ब्राउजर में खोल के चेक करते हैं। हमारे दो div डिफाइन हो चुके हैं। अब अगर मैं चाहता हूं मेरा div चारों साइड से थोड़ा थोड़ा दूर हो जाए, मैं आपको दिखाता हूं।
यहाँ पर जो गैप है, यहाँ पर जो गैप है, यहाँ पर जो गैप है और जो इसके नीचे गैप है, मैं चाहता हूँ ये गैप बढ़ जाए। इसके आसपास जो भी टैग्स हैं, एलिमेंट्स हैं, वो इससे दूर हो जाएं। वो मैं आसानी से मार्जिन की प्रॉपर्टी से अचीव कर सकता हूँ। मैं मार्जिन को 500 ज्यादा हो जाएगा 50 px पिक्सल करता हूँ। इसको मैं ब्राउजर में खोलता हूँ तो आपने देखा मेरा div और उसके अंदर सारे जो एलिमेंट हैं, क्योंकि वो div के कंटेनर के अंदर मैनेज हो रहे हैं, वो अपने आप को ऑटोमेटिकली रिसाइज कर रहे हैं। मैंने अपने div को चारों तरफ से मार्जिन की प्रॉपर्टी के थ्रू लेफ्ट, अबव, डाउन और राइट से दूर कर लिया। मार्जिन की प्रॉपर्टी मैंने 50 px इस्तेमाल की। इसी तरीके से अगर मैं इस div में चाहता हूं कि ये मेरा div सिर्फ लेफ्ट से दूर हो जाए, मैं मार्जिन लेफ्ट की प्रॉपर्टी इस्तेमाल कर सकता हूं। इसको मैं 100 px करता हूं, ब्राउजर में ओपन करता हूं। आपने देखा मेरा ये div 100 पिक्सल्स लेफ्ट से दूर हो गया और इसके साथ साथ ही जो भी इसके अंदर चीजें थी, टेक्स्ट थे, टैग्स थे, वो भी अपने आप को रिपोजिशन कर रहे हैं और ये हमने आसानी से div के थ्रू मैनेज किया। अब मैं अगर चाहता हूं मेरा टेक्स्ट इस पे मैं अप्लाई करूं, जैसा कि आपने यहां देखा मैंने मार्जिन अप्लाई की और अपने div को दूर कर लिया। अब मैं चाहता हूं मेरा टेक्स्ट में यहां से गैप आ जाए, ये भी मैं आसानी से अचीव कर सकता हूं। लेकिन अब इसमें मैं मार्जिन यूज नहीं करूंगा, मैं इसमें पैडिंग यूज की प्रॉपर्टी यूज करूंगा। पैडिंग, और मैं पैडिंग को 20 px दे देता हूं, ब्राउजर में ओपन करता हूं तो अब आपने देखा मेरा टेक्स्ट अंदर से div से दूर हो गया और ये मैंने कैसे अचीव किया? पैडिंग की प्रॉपर्टी के थ्रू। आइए एक पिक्चर देखते हैं ताकि आपको मार्जिन और पैडिंग में डिफरेंस समझ आ जाए। इस पिक्चर पे गौर कीजिए। ये ग्रीन जो बॉर्डर है, इसको आप अपना div कंसीडर कीजिए। अगर ये आपका div है और इसके अंदर आपके कंटेंट है, यानी कि आपका टेक्स्ट है, और ये आपका ब्राउजर है। अगर आपको अपने div को बाहर से दूर करना है तो वो आप मार्जिन के थ्रू अचीव कर सकते हैं। ये आपका div है ग्रीन, अगर आपने इसके अंदर के कंटेंट्स को दूर करना है div से तो वो आप पैडिंग से अचीव कर सकते हैं। तो ये छोटा सा फर्क है मार्जिन और पैडिंग में। आइए अपने कोड की तरफ दोबारा चलते हैं। जैसा कि आपने देखा ये मेरा div है, ब्राउजर में ये मेरा div है। अगर आपको इस div को बाहर से दूर करना है तो वो आपने मार्जिन की प्रॉपर्टी से अचीव किया, और अगर इस div के अंदर जो भी टैग्स हैं आपने उसको div से दूर करना है तो वो आपने पैडिंग की प्रॉपर्टी से अचीव किया। div एक HTML का बहुत ही इंपॉर्टेंट टैग है। ये आपके HTML के एलिमेंट्स को, सारे कंटेंट्स को एक ग्रुप में मैनेज कर लेता है। इसकी प्रैक्टिस करते रहिए। दोस्तों, अब हम सीखेंगे कि HTML में एक HTML पेज में दूसरे HTML पेज को कैसे खोला जाता है। ये हम अचीव करेंगे iframe के टैग के जरिए। अब यहाँ पर हम लोग एक iframe का टैग डिफाइन करते हैं। इस फ्रेम को मैं खोलता हूं और इस iframe को मैं क्लोज भी कर देता हूं। iframe का एट्रीब्यूट है सोर्स, src। मैं यहाँ पर सोर्स लिखता हूं। सोर्स के अंदर जो मैं वैल्यू दूंगा वो एक दूसरा HTML का पेज दूंगा। यहाँ पर मेरे डेस्कटॉप में एक दूसरा HTML का पेज पड़ा हुआ है। इस पेज को खोलते हैं। आपने देखा इसका बैकग्राउंड ब्लू है और यहाँ पर एक हेडिंग डली हुई है। बैकग्राउंड ब्लू बीजी कलर एट्रीब्यूट बॉडी के टैग पे मैंने डिफाइन करके अचीव किया है। यहाँ पर मैं
इस पेज का नाम लिख देता हूं second.html। यहां पर मैं एक हेडिंग लिख देता हूं h1 के टैग की मदद से। इस पे मैं लिख देता हूं दिस इज माई फर्स्ट पेज। अब मैं इसको फर्स्ट पेज को अपने HTML में खोलता हूं तो आपने देखा मेरे फर्स्ट पेज के अंदर मैंने अपना सेकंड पेज आई फ्रेम की मदद से खुलवा लिया। ये मेरा फर्स्ट पेज है जिसमें मैंने एक हेडिंग डाली हुई है दिस इज माई फर्स्ट पेज। उसके अंदर मैंने अपना सेकंड पेज जो कि ये है मैंने अपने फर्स्ट पेज के अंदर खोल लिया और ये मैंने आई फ्रेम की मदद से अचीव किया। आइए अब आई फ्रेम में मैं स्टाइल अप्लाई करता हूं और मैं इसकी विड्थ को 100% कर देता हूं। आपने देखा ये मेरा आई फ्रेम है जिसके अंदर सेकंड पेज खुला हुआ है, उसकी मैंने विड्थ 100% कर दी। और मैंने कैसे किया, आई फ्रेम का टैग खोला, आई फ्रेम का टैग बंद किया और उसकी सोर्स में मैंने अपना सेकंड पेज का नाम विद एक्सटेंशन डाल दिया। यहाँ पर एक और प्रॉपर्टी बॉर्डर मैं यूज करता हूँ जिसकी वैल्यू मैं नन रखता हूँ। अब मैं अपना पेज खोलता हूँ, आपने देखा अभी इसके साइड ऊपर एक बॉर्डर है। मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो मेरा बॉर्डर चला गया। आई फ्रेम की सोर्स में आप किसी वेबसाइट का एड्रेस भी डाल सकते हैं। मैं लिखता हूं www.com। अब देखते हैं कि ये खुलता है कि नहीं। आपने देखा अभी कुछ नहीं आया, उसकी वजह यह है मुझे यहां पर HTTP इससे पहले डालना लाजमी है। अब मैं खोलता हूं तो आपने देखा इसके अंदर मेरी एक वेबसाइट ओपन हो गई। अब अगर मैं इसमें गूगल लिखता हूं google.com और अपना पेज खोलता हूं तो आपने देखा मुझे यहाँ पर एक मैसेज प्रिंट हुआ कि ये चीज आई फ्रेम में नहीं खुल सकती। इसकी वजह है जो सेकंड पार्टी वेबसाइट है उसने डिसअलाउ किया हुआ है कि मेरी साइट आई फ्रेम में ना खुले। तो सिर्फ वो साइट आई फ्रेम में खुलेगी जिसमें उस पार्टी ने अलाउ किया होगा कि मेरी वेबसाइट आई फ्रेम में खुल सकती है। और आप अपने लोकल पेजेस जैसे कि second.html भी आई फ्रेम में खोल सकते हैं। ये यूज है आई फ्रेम का। दोस्तों अब हम सीखेंगे कि HTML में फाइल के पाथ को किस तरीके से डिफाइन किया जाता है। सबसे पहले हम एक एग्जाम्पल रेडी कर लेते हैं। एक img का टैग डालता हूं, उसकी सोर्स hi5.jpg जो कि यहाँ पड़ी हुई है। इस टैग को मैं क्लोज कर देता हूं, अपना first.html खोलता हूं तो आपने देखा मेरी इमेज मेरे ब्राउजर में आ गई। अब मैं डेस्कटॉप पर एक फोल्डर क्रिएट करता हूं वेबसाइट के नाम से। इसके अंदर अपना first.html और hi5.jpg दोनों डाल देता हूं। अपना फोल्डर खोलता हूं तो आपने देखा मेरे फोल्डर वेबसाइट के फोल्डर में एक HTML का पेज और एक इमेज पड़ी हुई है। अब मैं यहाँ पर एक और फोल्डर क्रिएट करता हूं जिसको मैं इमेजेस का नाम देता हूं और उसके अंदर अपनी इमेज डाल देता हूं। रियल वर्ल्ड सिनेरियो में जब आप कोई वेबसाइट बनाते हैं उसमें बहुत सारी इमेजेस होती हैं और बहुत सारे HTML के पेजेस और बहुत सारी दूसरी चीजें होती हैं। तो बेस्ट प्रैक्टिस ये होती है कि आप उन चीजों को फोल्डर बना के मैनेज कर लें। अब मैं अपना first.html का पेज खोलता हूं तो आपने देखा यहां पर मेरी इमेज मिसिंग है। उसकी वजह यहां पर मैंने गलत इमेज का पाथ दिया हुआ है, क्योंकि अब मेरी इमेज इमेजेस के फोल्डर में है। मुझे यहां पर वो डिफाइन करना पड़ेगा। यहां पर मुझे अपने फोल्डर का नाम लिखना पड़ेगा। आपने देखा इमेजेस का फोल्डर है इमेजेस, उसके अंदर hi5.jpg है, उसके अंदर hi5.jpg है।
अब मैं अपना first.html का पेज खोलता हूँ तो आपने देखा मेरी इमेज वापस आ गई। एक और प्रैक्टिस करते हैं। अगर मैं इमेजेस के फोल्डर में एक और फोल्डर क्रिएट करता हूँ जिसका नाम मैं ए देता हूँ, उसके अंदर मैं अपनी इमेज डाल देता हूँ, तो अब आपने मेरा पाथ देखा। इमेजेस के फोल्डर के अंदर एक ए के नाम का फोल्डर है। अब मैं अगर अपनी वेबसाइट खोलूंगा तो इमेज दोबारा मिसिंग होगी। उसके लिए मुझे यहाँ पर इमेजेस के फोल्डर के अंदर बताना पड़ेगा कि इसके आगे एक और ए का फोल्डर भी है। अब अगर मैं अपना पेज खोलूंगा तो आपने देखा मेरी इमेज सही तरीके से शो हो रही है। तो इसको देखते हैं। मैंने अपनी इमेज hi5.jpg शो करनी है अपने HTML के पेज में, और वो मेरी इमेज कहाँ पड़ी है? वो पड़ी है इमेजेस का फोल्डर, उसके अंदर ए का फोल्डर और उसके अंदर मेरी इमेज। इस तरीके से HTML में हम फाइल का पाथ डिफाइन करते हैं। याद रखिए, रियल वर्ल्ड सिनेरियो में एक वेबसाइट में बहुत सारी चीजें होती हैं, तो बेटर है कि आप मैनेज करें उसको फोल्डर के जरिए। हम सीखेंगे HTML एंटिटीज के बारे में। एंटिटीज क्या होती हैं? ऐसे कैरेक्टर जो HTML में रिजर्व्ड हों या ऐसे कैरेक्टर जो आपके कीबोर्ड पे अवेलेबल ना हो, आप उनको HTML पेज में कैसे शो करा सकते हैं। सबसे पहले, जैसा कि आपको पता है कि लेस देन और ग्रेटर देन साइन HTML में किसी भी टैग को डिफाइन करने के लिए यूज होता है। अगर आपको लेस देन या ग्रेटर देन साइन अपने ब्राउजर में शो कराना है, तो अगर आप इस तरीके से लेस देन लिखेंगे तो आपका ब्राउजर इस लेस देन को आपके किसी टैग के साइन के साथ कंफ्यूज कर सकता है और आपका रिजल्ट वो ब्राउजर पे ना आए जो आप अचीव करना चाहते हैं। तो अगर आपको लेस देन साइन ब्राउजर में शो करवाना है तो आप इसको HTML की एंटिटी के जरिए अचीव कर सकते हैं। आपने जैसे कि देखा, मैंने यहाँ पे लिखा है एंड का साइन और LT और सेमी कॉलन। अगर मैं इसको अपने ब्राउजर में खोल के देखता हूँ तो आपने देखा मेरे ब्राउजर ने लेस देन का साइन शो किया। तो ये कोड है अगर आपको ब्राउजर में लेस देन का साइन शो करना है। इसी तरीके से अगर आपको ग्रेटर देन का साइन शो करना है तो एंड का साइन GT और सेमी कॉलन। GT मतलब ग्रेटर देन साइन। अब मैं इसको अपने ब्राउजर में खोल के रिफ्रेश करता हूं तो आपने देखा यहाँ पर ग्रेटर देन का साइन शो हो गया। इसी तरीके से आपको पता है कोटेशन मार्क्स HTML में मैं जब स्टाइल की प्रॉपर्टी लिखता हूं और उसकी जब मैं प्रॉपर्टी की वैल्यू डिफाइन करता हूं तो मैं कोटेशन मार्क में देता हूं। तो यानी कि कोटेशन मार्क भी HTML में रिजर्व है, और अगर आपको ये ब्राउजर में शो करने हैं तो ये भी आप आसानी से अचीव कर सकते हैं। एंड का साइन और QUOT और सेमी कॉलन। मैं इसको रिफ्रेश करता हूं तो आपने देखा मेरा कोटेशन मार्क ब्राउजर में आ गया। ये तो वो एंटिटीज हो गई जो HTML ने आपकी रिजर्व की हुई हैं। आप उनको किस तरीके से ब्राउजर में शो कर सकते हैं। अब वो एंटिटीज देखते हैं जो आपके कीबोर्ड में अवेलेबल नहीं है। फॉर एग्जांपल जैसे कॉपीराइट का साइन। आपने एंड का साइन डाला, कॉपी लिखा, सेमी कॉलन, ब्राउजर में देखा, आपने देखा कॉपीराइट का साइन मेरा ब्राउजर में शो हो गया। इसी तरीके से रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क का जो साइन है वो भी कीबोर्ड पे अवेलेबल नहीं है। आप उसको इस कोड के जरिए शो करवा सकते हैं। HTML में बहुत सारी एंटिटीज हैं, आइए उनको देखते हैं। ये एंटिटीज HTML में अवेलेबल हैं। जैसा कि आपने देखा, लेस देन का साइन आप एंड और LT सेमीकोलन की मदद से अचीव कर सकते हैं। ग्रेटर देन का साइन आप एंड का साइन और GT सेमीकोलन की मदद से अचीव कर सकते हैं। इसी तरीके से पाउंड का साइन, येन का साइन, यूरो का साइन आप डिफरेंट कोड्स के जरिए अचीव कर सकते हैं। एक एंटिटी जो आप पहले भी देख चुके हैं, अगर आपको स्पेस डालनी है, जैसे मैंने अभी दिस लिखा, बहुत सारी स्पेस डाली, इसके बाद मैंने कॉपी लिखा। अब अगर इसका मैं ब्राउजर में खोलूंगा तो यहाँ पर आपको जैसे कि पता है ब्राउजर स्पेस इग्नोर कर देगा, और मुझे स्पेस अगर डालनी होगी तो मैं अपनी इस एंटिटी के कोड के जरिए अचीव करूंगा। ये एंटिटी का कोड है स्पेस के लिए।
जैसा कि आपने देखा, दिस और कॉपी के बीच में स्पेस आ गई। ये मैंने एंड साइन NBSP सेमीकोलन की एंटिटी से अचीव किया। तो HTML में एंटिटीज इस तरीके से इस्तेमाल होती है। ये कि HTML में यूजर का इनपुट कैसे लिया जा सकता है, कैसे हम टेक्स्ट बॉक्स बनाएंगे, कैसे हम बटन बनाएंगे जो यूजर उनसे इंटरेक्ट कर सके। सबसे पहले हम एक फॉर्म का टैग डिफाइन करेंगे। मैंने फॉर्म का टैग खोला, फॉर्म का टैग बंद कर लिया। जिस तरीके से आप कोई भी फॉर्म भरते हैं स्कूल में एडमिशन का फॉर्म, ये उसी तरीके का फॉर्म का टैग है। मैंने एक फॉर्म का टैग बना लिया है। अब इसके अंदर मैं अपना टेक्स्ट बॉक्स डालूंगा, अपना बटन डालूंगा। यहां पर मैं एक और टैग डिफाइन करता हूं, इनपुट, जिसकी टाइप एक एट्रीब्यूट है। उसमें मैं डिफाइन करता हूं कि ये एक टेक्स्ट है। इस टैग को मैं क्लोज कर देता हूं। अपने ब्राउजर में जाता हूं तो आपने देखा यहां पर मेरी एक टेक्स्ट फील्ड बन गई। इस टेक्स्ट फील्ड में यूजर अपना डाटा इनपुट कर सकता है। यहां पर मैं फर्स्ट नेम लिख देता हूं, लाइन ब्रेक कर देता हूं। इसी तरीके से यहां पर मैं सेकंड नेम लिख देता हूं। इस लाइन ब्रेक को मैं यहां पर लिख देता हूं। अपना ब्राउजर खोलता हूं तो आपने देखा किस तरीके से मैंने यूजर का इनपुट ले लिया। अब एक और इनपुट की टाइप चेक करते हैं जो कि है रेडियो बटन। यहां पर मैं एक टेक्स्ट लिखता हूं, जेंडर। यहां पर मैं इनपुट का टैग लिखता हूं, टाइप एट्रीब्यूट, उसकी वैल्यू मैं लिखता हूं रेडियो। इसके आगे मैं मैंगो लिख देता हूं, लाइन ब्रेक कर देता हूं और इसी तरीके से इसको मैं 2 दफा कॉपी कर देता हूं। इसको एप्पल कर देता हूं, इसको बनाना कर देता हूं। यहां पर मैं इस टेक्स्ट को चेंज कर देता हूं, सेलेक्ट वन फ्रूट। अब मैं इसको ब्राउजर में खोलता हूं। जैसा कि आपने देखा मेरे रेडियो बटन्स आ गए। इस कोड में एक बग है। आपको पता है रेडियो बटन जो हैं वो किसी भी एक आंसर को सिलेक्ट करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। चेक बॉक्सेस जो होते हैं उसमें आपके पास एक से ज्यादा चॉइसेस होती है, आप सिलेक्ट कर लें। मगर यूजर इंटरफेस में रेडियो बटन्स किसी भी एक आंसर को सिलेक्ट करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। इसको हम कैसे अचीव करते हैं? अपने कोड में आते हैं। मैं यहां पर एक एट्रीब्यूट नेम डिफाइन करता हूं। इसको मैं फ्रूट, इसकी वैल्यू कर देता हूं। सेम मैं यहां भी नेम डिफाइन कर देता हूं। अब आपने देखा मेरे इनपुट में जिसकी टाइप रेडियो है, इसका नेम फ्रूट है, इसका नेम भी फ्रूट है, इसका नेम भी फ्रूट है। अब इन तीनों का सेम नेम है। अगर मैं ब्राउजर में जाऊंगा, अपना रेडियो ब्राउजर सेलेक्ट करता हूं, एप्पल सेलेक्ट करता हूं, आपने देखा मैंगो से हट गया था। अब एप्पल सेलेक्ट किया, मैंगो से हटा एप्पल पे आ गया। बनाना सेलेक्ट किया, एप्पल से हटा बनाना में आ गया। अब हमारे रेडियो बॉक्सेस सही काम कर रहे हैं। वन सिलेक्शन मैंने कैसे डिफाइन की? अगर मैं यहाँ पर फ्रूट लिख देता हूँ तो जो भी रेडियो बॉक्स हो, अगर उसका नेम सेम हो जिस ग्रुप का, ब्राउजर ऑटोमेटिकली उसमें से किसी एक चॉइस को आपको सिलेक्ट करने देगा। इसी तरीके से आप इनपुट के टाइप चेकबॉक्स भी कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे रेडियो की जगह चेक बॉक्स लिख देता हूं तो आपने देखा मेरे चेक बॉक्सेस आ गए।
इसी तरीके से अगर आपको ड्रॉप डाउन बॉक्स डिफाइन करना है, वो भी आप HTML में आसानी से अचीव कर सकते हैं। उसके लिए मैंने एक सिलेक्ट का टैग खोला और सिलेक्ट का टैग बंद किया। इसके अंदर मैं ऑप्शन का टैग खोला, यहाँ पर मैं ऑप्शन 1 लिख देता हूं और ऑप्शन का टैग बंद भी कर देता हूं। इसको मैं 3 दफा कॉपी कर लेता हूं। 2 3 4। अब अपने ब्राउजर में चेक करता हूं तो आपने देखा मेरा ड्रॉप डाउन बॉक्स भी मैंने बना लिया। इसी तरीके से अगर मैं अपना टेक्स्ट का एरिया, जो कि टेक्स्ट बॉक्स से डिफरेंट है, ज़्यादा बड़ा एरिया चाहिए अगर मुझे, तो वो मैं टेक्स्ट एरिया के टैग से अचीव कर देता हूं। मैंने इसके टैग को खोला और इसके टैग को बंद कर दिया और मैंने ये टेक्स्ट एरिया से अचीव कर लिया। आइए अब एक बटन डिफाइन करते हैं। इनपुट, उसकी टाइप बटन, वैल्यू क्लिक मी, इस टैग को क्लोज कर देते हैं। जैसा कि आपने देखा मेरा एक बटन डिफाइन हो गया। अब अगर आपने यूजर से पासवर्ड लेना है तो आप वो भी आसानी से अचीव कर सकते हैं। मैं यहाँ पर पासवर्ड लिखता हूँ। इसकी टाइप को मैं टेक्स्ट के बजाय पासवर्ड कर देता हूँ। अब इसको ब्राउजर में टेस्ट करते हैं। फर्स्ट नेम, सेकंड नेम, पासवर्ड। आपने देखा मेरे कैरेक्टर्स को इसने हाइड कर दिया क्योंकि मैंने इसकी टाइप पासवर्ड कर दी थी। अब एक और इनपुट की टाइप देख लेते हैं और वो है रीसेट। टैग खोला, टैग मैंने बंद कर दिया, अपने ब्राउजर में गया, यहां पर मैंने कुछ भी लिखा। अब अगर मैं रीसेट का बटन दबाता हूं तो आपने देखा सब कुछ रीसेट हो गया। जो भी इस फॉर्म के अंदर मेरे टेक्स्ट बॉक्सेस, चेक बॉक्सेस, ड्रॉप डाउन मेन्यूज थे वो रीसेट हो गए। अब एक और इनपुट की टाइप देख लेते हैं। इसको मैं कॉपी पेस्ट करता हूं, यहां पर एक BR का कोड डाल देते हैं। इसको मैं कर देता हूं डेट। ब्राउजर में जाता हूं, आपने देखा इसने मेरा पूरा कैलेंडर खोल दिया। ये मैंने अचीव किया इनपुट की टाइप डेट से। अब एक और इनपुट की टाइप देख लेते हैं जो है कलर। ब्राउजर में खोलते हैं, आपने देखा अब मैं कलर सिलेक्ट कर सकता हूं। ये मैं इजीली इनपुट के टैग से अचीव कर रहा हूं और सिर्फ टाइप चेंज कर रहा हूं। अब इसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। अगर आपने HTML में यूजर से इनपुट लेना हो, आप सबसे पहले फॉर्म का टैग ओपन करेंगे और बंद करेंगे। फिर इनपुट के टैग में आप टाइप डिफाइन करेंगे तो आपके मुख्तलिफ यूजर से इनपुट लेने के तरीके अवेलेबल हो जाएंगे। यहां मैंने टेक्स्ट डिफाइन की थी तो टेक्स्ट खुल गया था ऐसे। यहां पासवर्ड थी तो पासवर्ड की फील्ड आ गई थी। यहां पर मैंने चेक बॉक्सेस किए तो चेक बॉक्सेस आ गए। यहां पर मैंने सेलेक्ट के टैग के अंदर ऑप्शंस के टैग डाले तो ड्रॉप डाउन मेन्यू आ गया। टेक्स्ट एरिया का टैग ओपन किया और क्लोज किया तो टेक्स्ट एरिया आ गया।
इनपुट के टैग की टाइप अगर मैंने बटन की तो मेरा बटन अवेलेबल हो गया। इनपुट के टैग की टाइप मैंने अगर रीसेट की तो मेरा रीसेट का बटन आ गया। डेट की तो डेट आ गई और कलर सिलेक्शन की तो कलर सिलेक्शन आ गई। इस तरीके से आप सिंपल तरीके से यूजर से इनपुट ले सकते हैं। देखेंगे HTML में स्टाइल अप्लाई करने का एक और बेहतरीन तरीका। यहाँ पर मैं 3 हेडिंग्स बना लेता हूँ। अब अगर मुझे इस हेडिंग को ब्लू करना है तो मैं इस तरीके से स्टाइल का एट्रीब्यूट लगा सकता हूँ, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। अब इसको ब्राउजर में टेस्ट कर लेते हैं। जैसा आपने देखा तीनों की हेडिंग्स का कलर ब्लू हो गया। एक और तरीका डिव के थ्रू था जो हमने इस तरीके से अचीव किया था, तीनों H1 को div में डालकर और div के ऊपर स्टाइल अप्लाई कर दिया था। सेम रिजल्ट। अब अगर मैं एक और div बनाता हूं, एक और div बनाता हूं, एक और div बनाता हूं, आपने देखा मैं हर div पर स्टाइल अप्लाई कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि इस H1 की हेडिंग का कलर ब्लू हो जाए। ब्राउजर में देखते हैं। अब मैं एक ऐसा मेथड चाहता हूं कि मेरे पेज में जितने भी H1 के टैग हों उन सब का कलर ब्लू हो जाए। मुझे बार बार हर div पर यह स्टाइल ना लिखना पड़े। सबसे पहले आसान तरीका देखते हैं, फिर हम div पर वापस आएंगे। यहाँ पर मैंने H1 का टैग डिफाइन कर दिया। अब मैं चाहता हूँ H1 का कलर ब्लू हो जाए। मैं अपने हेड के टैग में जाऊंगा, यहाँ पर स्टाइल का टैग डिफाइन करूंगा, ओपन करूंगा, उसको क्लोज करूंगा। अब स्टाइल के टैग के अंदर मैं H1 लिखूंगा, कर्ली ब्रेसेस ओपन करूंगा, कर्ली ब्रेसेस क्लोज करूंगा और यहां पर मैं कलर ब्लू बता दूंगा। अब मेरे पेज में जितने भी H1 के टैग होंगे उनका कलर ऑटोमेटिकली ब्लू हो जाएगा। ये देखें मेरे पेज में जितने भी H1 के टैग थे उनका कलर ब्लू हो गया, क्योंकि अब मैंने स्टाइल हेड के अंदर स्टाइल के टैग में डिफाइन कर दिया और मैंने बोला H1 उसका कलर ब्लू हो जाए। इसी तरीके से वो सारी प्रॉपर्टीज जो मैं स्टाइल के थ्रू यहाँ पर लिख रहा था, अब मैं वो आसानी से यहाँ पर लिख सकता हूँ। जैसा कि फॉन्ट साइज को अब 400 कर देते हैं। आपने देखा फॉन्ट का साइज 400 हो गया। इसी तरीके से एक पैराग्राफ डिफाइन कर लेते हैं पी के टैग के थ्रू, उसको क्लोज भी कर लेते हैं। इसमें मैं लिख देता हूं दिस इज माय पैराग्राफ। अब यहां पर अगर मुझे पैराग्राफ के टैग पर स्टाइल अप्लाई करना है तो सिंपल पी का टैग जो कि पैराग्राफ का टैग है, कर्ली ब्रेसेस ओपन, कर्ली ब्रेसेस क्लोज और मैं यहां पर कलर उसको ग्रीन कर देता हूं। आपने देखा मेरे पैराग्राफ में जो टेक्स्ट है उसका कलर ग्रीन हो गया। बैकग्राउंड के कलर को ब्लू कर देते हैं तो बैकग्राउंड का कलर मेरे पेज में जितने भी पैराग्राफ होंगे 1, 2 या 3 उन सब के बैकग्राउंड का कलर ब्लू हो जाएगा और टेक्स्ट का कलर ग्रीन हो जाएगा। ऐसे आइए अब एक और एग्जांपल देखते हैं। इन दोनों H1 के टैग को मैं div के अंदर डाल देता हूं। div के अंदर ऐसे। अब मैं अगर इसको ब्राउजर में रन करूंगा तो मेरे H1 का टैग ब्लू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मैंने लिखा है कि मेरे पेज में जितने भी H1 है वो ब्लू हो जाए। ऐसे आइए एक टैग इस div से बाहर लिख देते हैं।
ऐसे। अब अगर मैं चाहता हूं कि मेरे div के अंदर जितने h1 के टैग हैं सिर्फ वो ब्लू हों, ये ब्लू ना हो, सिर्फ div के अंदर जो h1 के टैग हैं वो ब्लू हों, मैं सिंपल यहां जाकर h1 से पहले div लिख दूंगा। इसका मतलब है div के अंदर जितने भी h1 के टैग हैं, div के अंदर जितने भी h1 के टैग हैं वो ब्लू हो जाए। div से बाहर जो हैं वो ब्लू ना हो, डायरेक्ट div के अंदर जो h1 के टैग हैं सिर्फ वो ब्लू हो। अब इसको ब्राउजर में टेस्ट कर लेते हैं। आपने देखा मेरा ये टैग ब्लैक रहा और ये दो h1 के टैग ब्लू हो गए। क्यों? क्योंकि ये टैग div से बाहर है और ये दोनों div के अंदर है, और मैंने यहां लिखा है div के अंदर जो h1 के टैग हैं सिर्फ वो ब्लू हो जाए। अब एक चीज और देखते हैं। पैराग्राफ में यहां से रिमूव कर देता हूं। एक और div में डिफाइन करता हूं। अब हमारे पेज में दो div हो गए, दोनों के अंदर h1 के टैग है। चारों हेडिंग्स आपने देखा ब्लू हो गई, लेकिन अब मैं चाहता हूं इस div के अंदर जितने h1 के टैग हैं वो ब्लू हो जाए और इस div के अंदर जितने h1 के टैग हैं वो ग्रीन हो जाए। अब ये कैसे मैं अचीव करूंगा? उसके लिए मुझे div की क्लास डिफाइन करनी पड़ेगी। यहां पर आकर मैं क्लास का एट्रीब्यूट लिखता हूं। क्लास का मतलब मैं अब इस div को एक नाम दे रहा हूं ताकि मैं इसको बुला सकूं। मैं इसको बोलता हूं div1। यहां पर मैं एक और क्लास डिफाइन करता हूं, मैं इसको बोलता हूं div2। अब अगर मुझे इस div को बुलाना होगा तो मैं लिखूंगा div डॉट और इसकी क्लास का नाम जो मैंने यहां पर डिफाइन किया है। और अगर अब मुझे दूसरे div को बुलाना होगा तो मैं यहां पर इसको कॉपी पेस्ट कर लेता हूं। मैं यहां पर 2 लिखूंगा, TWO2, और उसके अंदर h1 को बुला लूंगा। इस कलर को ग्रीन कर लेते हैं। आइए अब इसको ब्राउजर में टेस्ट करते हैं। आपने देखा हमने अपना डिजायर्ड रिजल्ट अचीव कर लिया। आइए कोड को थोड़ा सा रीड थ्रू कर लेते हैं। हमने 3 चीजें देखी। यहां पर मैं h1 लिख देता हूं और फॉन्ट के साइज को 50% कर देता हूं। यहां पर मैं एक और div डिफाइन कर लेता हूं और इसकी क्लास कुछ नहीं देता और इसके अंदर h1 के टैग छोड़ देता हूं। यहां पर मैं div कर्ली ब्रेसेस कलर को ग्रे कर देता हूं। अब देखते हैं हमने 3 चीजें क्या सीखी। पहली चीज, अगर हमने पेज में जितने भी h1 के टैग हैं उनका फॉन्ट साइज चेंज करना है, हम आसानी से स्टाइल का टैग हेडर में हमने डिफाइन किया, h1 लिखा, कर्ली ब्रेसेस ओपन, कर्ली ब्रेसेस क्लोज, और पेज में जितने भी h1 के टैग हैं उनका मैंने फॉन्ट साइज 50% कर दिया। यहां पर मैंने पेज में जितने भी div हैं उनके अंदर उनके फॉन्ट का कलर ग्रे कर दिया, लेकिन यहां पर मैं उसको ओवरराइड भी कर रहा हूं। जैसा आपने देखा ये दो div हैं, मैंने इस div का कलर div1 उसके h1 के टैग का कलर ब्लू कर दिया, div2 उसके h1 के टैग का कलर ग्रीन कर दिया, ब्लू ग्रीन। अब मैं अगर ये 400% हटा देता हूं तो आपने देखा ये साइज 50% हो गया। ये इसने कहां से उठाया? ये साइज इसने यहां से उठाया, क्योंकि पेज में जितने भी h1 के टैग हैं बाय डिफॉल्ट स्टार्ट में वो सब 50% हो जाएंगे, लेकिन जब मेरा कोड चलेगा बाद में ब्राउजर देखेगा कि div2 को इसने 400% किया हुआ है तो वो उसको 400% कर देगा।
आपने देखा इस तरीके से मेरे HTML का कोड कितना क्लीन हो गया। मैंने स्टाइल यहां डिफाइन कर दिया और अपना HTML का कोड यहां लिखा। एक और तरीका है, अगर मैं ये स्टाइल की फाइल को अलग कर लूं, वो कहलाता है कास्केडिंग स्टाइल शीट्स CSS। अगर मैं इस स्टाइल की फाइल को एक अलग फाइल में सेव कर दूं और यहां पर उसको रेफरेंस कर दूं, तो स्टाइल इस पेज पे अप्लाई हो जाएगा। आइए देखते हैं वो कैसे करते हैं। एक न्यू फाइल बना लेते हैं। इसको मैं पहले सेव कर लेता हूं डेस्कटॉप पर। इसका मैं नाम देता हूं स्टाइल माई डॉट CSS, कास्केडिंग स्टाइल शीट। याद रखिए .css से सेव करना लाजमी है। मैंने इसको सेव कर लिया। यहां पर मैं अपना पूरा स्टाइल यहां से कट करके यहां पे पेस्ट कर देता हूं। क्योंकि मैंने इसको .css के नाम से सेव किया है, अब मुझे इसको स्टाइल के टैग में लिखने की जरूरत भी नहीं है। मैंने अपनी एक एक्सटर्नल कास्केडिंग स्टाइल शीट .css की फाइल बना ली। उसके अंदर मैंने अपने सारे स्टाइल्स बता दिए। अब मैं इसको ब्राउजर में टेस्ट कर लेता हूं। आपने देखा अभी मेरे वेब पेज पर कोई स्टाइल नहीं है। क्यों? क्योंकि मुझे यहां पर इस स्टाइल शीट का रेफरेंस देना पड़ेगा कि ये स्टाइल शीट इस पेज के लिए है। इसका कोड सिंपल है। यहां पर मैंने एक लिंक का टैग लिखा, उसको मैंने बताया ये मेरी एक स्टाइल शीट है, उसका टाइप CSS है, टेक्स्ट CSS .css। href उसका नाम क्या है, उसका पाथ क्या है, स्टाइल माई .css, स्टाइल माई .css। अब मैं इसको अपने ब्राउजर में टेस्ट करता हूं। आपने देखा किस तरीके से मैंने कास्केडिंग स्टाइल शीट अपने HTML के पेज पर अप्लाई कर दी। यहां पर अगर मैं इसका नाम गलत कर देता हूं, आपने देखा अब कास्केडिंग शीट अप्लाई नहीं हुई। एक्सटर्नल .css फाइल बनाकर उसके अंदर सारे स्टाइल्स डिफाइन करके अपने HTML के पेज में लिंक के थ्रू उसको रेफरेंस करना, ये बेस्ट प्रैक्टिस है HTML की कोडिंग करने की। इससे आपका HTML का कोड अलग हो जाएगा और आपके स्टाइल का कोड अलग हो जाएगा। रियल वर्ल्ड में जब सॉफ्टवेयर डेवलपर्स कोड करते हैं, बिल्कुल इसी तरीके से करते हैं। तो आप इस बेस्ट प्रैक्टिस को लाजमी यूज कीजिए। यहां पर मैं आपको एक वेबसाइट जो मैंने आप लोगों के लिए बनाई है ताकि आप इसको प्रैक्टिस कर सकें, मैं इसको खोलता हूं। आपने देखा ये एक सिंपल सी मेरी वेबसाइट है। अगर मैं इसको नोट पैड में खोलता हूं, आपने देखा इसमें मैंने ये स्टाइल यहीं पर अप्लाई किया हुआ है, लेकिन मैं आसानी से .css की फाइल में इस स्टाइल को अप्लाई कर सकता हूं। कैसे? उसके लिए मैं फाइल न्यू करूंगा, इसको मैं सेव एज कर लूंगा और यहां पर माई स्टाइल .css के नाम से फाइल सेव कर लूंगा और यहां से मैं इस पूरे स्टाइल के टैग को कॉपी कर लेता हूं, यहां पर इसको पेस्ट कर लेता हूं और यहां से स्टाइल का टैग रिमूव कर देता हूं क्योंकि अब मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं, क्योंकि मैंने ये एक्सटर्नल कास्केडिंग शीट में डाल दिया है और यहां पर लिंक के टैग के थ्रू मैं इसको रेफरेंस कर लेता हूं। अब इसको खोलते हैं। आपने देखा सेम रिजल्ट। ये फाइल मैं डिस्क्रिप्शन में इसका डाउनलोड लिंक डाल दूंगा। आप इसको डाउनलोड करें, आप इसकी CSS पढ़ें और आप देखें मैंने किस तरीके से ये CSS अप्लाई की है। दोस्तों, मैं आपको बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं। आपने ये HTML का कोर्स कंप्लीट कर लिया। उम्मीद करता हूं अब आप इसकी प्रैक्टिस करते रहेंगे और अपनी एक वेबसाइट डेवलप करेंगे। आपसे गुजारिश है कि हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए
और हमारे पेज को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ और रिश्तेदारों के साथ इसको शेयर कीजिए। हमारा फेसबुक पेज भी है, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। आपका कोई भी सवाल हो, आप वीडियो के अंदर कमेंट कर सकते हैं या फेसबुक पे मैसेज भी कर सकते हैं। आप हमारे यूट्यूब पेज पर और डिफरेंट वीडियोस भी देख सकते हैं। एक बार आपको फिर बहुत बहुत मुबारकबाद। मिलते हैं अगले कोर्स में।